हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू एमओएस क्लासेस। इस वीडियो में हम 7th क्लास सोशल साइंस एनसीईआरटी की जो न्यू बुक है एक्सप्लोरिंग सोसाइटी इंडिया एंड बियॉन्ड, इसके चैप्टर नंबर 4 न्यू बिगनिंग्स सिटीज़ एंड स्टेट्स को रीड करेंगे। तो जैसे कि चैप्टर का नाम है न्यू बिगनिंग्स यानी कि नई शुरुआत, सिटीज़ एंड स्टेट्स यानी कि शहर और राज्य। तो इस चैप्टर में बेसिकली हम यही सीखने जा रहे हैं कि भारत में जब सभ्यता का विकास हो रहा था, नए नए शहर नए नए राज्य किस तरीके से बने और फिर उनके राजा कैसे चुने जाते थे और उनका पूरा गवर्नेंस सिस्टम कैसा होता था, ये सब के बारे में, इन सब के बारे में हम इस चैप्टर में पढ़ेंगे। यहाँ पर सबसे पहले कौटिल्य यानी कि चाणक्य, जिन्होंने एक बुक लिखी थी अर्थशास्त्र, उसका एक पोर्शन, एक पार्ट यहाँ पर दिया गया है। पहले उसको पढ़ते हैं। द किंगडम शैल बी प्रोटेक्टेड बाय फोर्टिफाइंग द कैपिटल एंड द टाउन्स एट द फ्रंटियर्स। तो कौटिल्य का ये कहना था कि अगर आपको अपने राज्य की, अपने शहरों की अगर आपको रक्षा करनी है, सुरक्षा करनी है, तो उसके लिए आपको उनके फ्रंटियर्स पे, उनके बॉर्डर्स पे फोर्टिफाइंग करना होगा, किले बनाने होंगे, मजबूत दीवारें खड़ी करनी होंगी। यानी जहाँ से आपके राज्य की, आपके शहर की शुरुआत होती है, वहाँ पर आपको किले बनाने होंगे, बड़ी बड़ी दीवारें बनानी होंगी उसकी सुरक्षा के लिए। द लैंड शुड नॉट ओनली बी कैपेबल ऑफ सस्टेनिंग द पॉपुलेशन बट ऑल्सो आउटसाइडर्स इन द टाइम्स ऑफ कैलेमिटीज़। यानी कि उनका ये भी कहना था कौटिल्य का कि आपके जो राज्य की ज़मीन होती है वो सिर्फ इतनी कैपेबल, इतनी इतना मतलब सिर्फ इतना नहीं होना चाहिए कि अपने लोगों के लिए वो ओके है, या उसमें सिर्फ इतनी खेती बाड़ी नहीं होनी चाहिए कि सिर्फ अपने लोगों का भरण पोषण कर सके, बल्कि अगर कभी कोई आपदा आए, कैलेमिटीज़ मतलब आपदा, अगर किसी प्रकार की आपदा आती है और बाहर से भी लोग अगर आपके राज्य में आते हैं, तो आपके राज्य में इतनी क्षमता होनी चाहिए कि आप उन लोगों का भी भरण पोषण कर सकें। फॉर एग्ज़ाम्पल, आपके राज्य में मान लीजिए, एक एग्ज़ाम्पल ले लेते हैं, 10,000 लोग हैं, तो आप इतनी खेती बाड़ी करते हैं कि 10,000 लोगों का खाना पीना चल जाता है। लेकिन कौटिल्य का ये कहना था कि आपकी जो कैपेसिटी है वो इससे ज़्यादा होनी चाहिए। अगर कल को कहीं पर कोई आपदा आती है किसी पड़ोसी राज्य में, तो वहाँ से अगर 1,000-2,000 लोग आपके यहाँ आ जाते हैं, तो आपके पास इतनी कैपेबिलिटी होनी चाहिए कि आप उनका भी भरण पोषण कर सकें। अब उसके बाद और क्या कहा कौटिल्य ने, ये भी देखते हैं। इट शुड बी ब्यूटीफुल, यानी आपके शहर सुंदर होने चाहिए। बीइंग एंडोर्ड विद कल्टिवेबल लैंड, वहाँ पर अच्छे से खेती बाड़ी होनी चाहिए, माइंस होनी चाहिए। टिम्बर फॉरेस्ट, एलिफेंट फॉरेस्ट एंड गुड पास्चर्स रिच इन कैटल, यानी क्या टिम्बर फॉरेस्ट अच्छे होनी चाहिए। टिम्बर फॉरेस्ट होते हैं जहाँ से लकड़ियाँ आती है इमारतों को बनाने के लिए। एलिफेंट फॉरेस्ट, और जो जानवरों के खाने पीने की भी व्यवस्था होनी ज़रूरी है, तो उसको भी तो अच्छे से उगाना ज़रूरी है ताकि जो आपके जानवर होंगे उनको भी आप अच्छे से खिला पिला सकें। इट शुड नॉट डिपेंड ओनली ऑन रेन फॉर वाटर, उनका ये भी कहना था कि आपको खेती बाड़ी के लिए सिर्फ रेन वाटर पे निर्भर नहीं होना चाहिए, अलग से भी व्यवस्था करनी चाहिए इरिगेशन की, सिंचाई की। इट शुड हैव गुड रोड्स, रोड्स अच्छी होनी चाहिए। एंड वाटरवेज, वाटरवेज हो गया जैसे कि पानी के रास्ते जो ये ट्रैवल करते थे वो भी सही होने चाहिए। इट शुड हैव अ प्रोडक्टिव इकोनॉमी, प्रोडक्टिव इकोनॉमी होनी चाहिए, ठीक है, मतलब आर्थिक रूप से भी आपका राज्य समृद्ध होना चाहिए। विद अ वाइड वैरायटी ऑफ कमोडिटीज़, और अलग अलग तरह की कमोडिटीज़ होनी चाहिए, अलग अलग तरह की चीज़ें आपके यहाँ पर बनाई जानी चाहिए। अब इसके बाद यहाँ पर आप देख सकते हैं कि इमेज दी गई है, ये किस चीज़ कहाँ की इमेज है। रूइंस ऑफ मेजर स्ट्रक्चर ऑफ राजगृह, मॉडर्न डे में इसको कहा जाता है राजगीर, जो कि बिहार में है। व्हेन इट वाज द कैपिटल ऑफ मगधा महाजनपद। अब ध्यान से समझिएगा, ये खंडहर कह सकते हैं जो रिमेन्स, जो बचे हुए हैं किस चीज़ के, रूइंस ऑफ मेजर स्ट्रक्चर। ये एक बहुत बड़ा स्ट्रक्चर था, कहाँ पे, राजगृह में, जो कि आज के समय पर किस नाम से जाना जाता है, राजगीर, जो कि बिहार में है। और उस समय पर यह कैपिटल हुआ करता था, राजधानी हुआ करता था मगध की, मगध महाजनपदा की। जनपदास क्या होते हैं, महाजनपदास क्या होते हैं, ये भी थोड़ी देर में हम पढ़ेंगे। अब इसके बाद यहाँ पर दिया गया है द बिग क्वेश्चंस। यहाँ पर 3 क्वेश्चंस हैं, इनके आंसर्स जब हम ये चैप्टर को रीड करेंगे ना, तो इन सब के आंसर्स हमको चैप्टर में मिलेंगे। वैसे इस चैप्टर की जो क्वेश्चन आंसर वाली वीडियो हम अपलोड करेंगे, उसमें भी हम इन क्वेश्चन के आंसर्स आपको देंगे और समझाएंगे। तो वहाँ पर आपको एग्जैक्ट वर्डिंग्स मिल जाएगी कि इनके एग्जैक्ट आंसर्स क्या है और उनको अगर एग्जाम में आते तो किस तरीके से लिखना है। वैसे जब हम इस चैप्टर को रीड करेंगे तो इन सब क्वेश्चन के आंसर्स हमें मिल जाएंगे। अभी फिलहाल हम सिर्फ इन क्वेश्चंस को रीड कर लेते हैं। व्हाट इज़ मेंट बाय सेकेंड अर्बनाइजेशन ऑफ इंडिया, इंडिया की जो सेकेंड अर्बनाइजेशन हुई थी, इससे क्या मतलब है, तो इसके बारे में हम पढ़ेंगे। वाई वर द जनपदास एंड महाजनपदास एन इम्पोर्टेंट डेवलपमेंट इन इंडियाज़ अर्ली हिस्ट्री, यानी कि जनपदास और महाजनपदास तो थे, उनका क्या महत्व था, या ये क्यों महत्वपूर्ण थे, इनकी डेवलपमेंट क्यों महत्वपूर्ण थी भारत के जो स्टार्टिंग का जो इतिहास था, अर्ली हिस्ट्री थी उसमें। नेक्स्ट,
वट काइंड ऑफ सिस्टम ऑफ गवर्नेंस डिड दे इवोल्व, यानी ये जो जनपदास थे, जो महाजनपदास थे, ये किस तरीके से गवर्नेंस चलती थी इनकी, ये अपने राज्य को कैसे चलाते थे, राजा कैसे चुने जाते थे, प्रोसीजर क्या होते थे, गवर्नेंस कैसी होती थी राज्य को चलाने की, ये सब भी हम इस चैप्टर में अभी आगे रीड करेंगे। अब हम इस चैप्टर की रीडिंग स्टार्ट करते हैं। लेट अस रिकॉल दैट इन द अर्ली सेकेंड मिलेनियम BCE, दैट इज ओवर अ फ्यू सेंचुरीज आफ्टर 2000 BCE। अब ये सेकेंड मिलेनियम BCE का क्या मतलब है? देखिए, पहले इसको हम किस तरीके से बोलते थे, बिफोर क्राइस्ट एंड आफ्टर क्राइस्ट। आज से 2000 साल पहले, ठीक है, अगर आप जाते हैं तो इसको कहा जाता था कि ये जीसस क्राइस्ट के बर्थ का समय है। तो उससे पहले का जो समय होता था उसको बिफोर क्राइस्ट कहते थे, और उसके बाद का जो समय होता था ये होता था, उससे पहले का जो समय था वो बिफोर क्राइस्ट होता था, और इसके बाद का जो समय होता था वो आफ्टर क्राइस्ट होता था। ठीक है, अब क्या कर दिया गया है, अब इसको बिफोर क्राइस्ट और आफ्टर क्राइस्ट की जगह BCE बोला जाता है, बिफोर कॉमन एरा। ठीक है, तो अगर आप आज से 2000 साल पहले जाते हैं तो आप कॉमन एरा पे पहुंच जाते हैं। अब इसको समझते हैं। सेकेंड मिलेनियम, एक मिलेनियम में होता है 1000 साल, तो सेकेंड मिलेनियम मतलब 2000 साल, तो वो भी 2000 साल कौन से, बिफोर कॉमन एरा के, यानी कि पहले तो आज से 2000 साल पहले जाइए, फिर उसमें भी पीछे 2000 साल, यानी टोटल 4000 साल पहले। तो जब हम कहते हैं सेकेंड मिलेनियम BCE, तो इसका मतलब होता है आज से लगभग 4000 साल पहले। तो लगभग उस समय के आसपास की ये बात अब बताई गई है कि आप ये ऑलरेडी 6th क्लास में इसके बारे में पढ़ चुके हैं कि सेकेंड मिलेनियम BCE में, ठीक है, यानी कि 2000 बिफोर कॉमन एरा, द इंडस, हड़प्पन, सिंधु सरस्वती सिविलाइजेशन विच वे कॉल्ड इंडियाज़ फर्स्ट अर्बनाइजेशन। उस समय पर भारत में ये इंडस, हड़प्पन, सिंधु सरस्वती सिविलाइजेशन जो डेवलप हो रही थी, जो भारत की फर्स्ट अर्बनाइजेशन थी। और जब हम कहते हैं फर्स्ट अर्बनाइजेशन, तो इसको हम कह सकते हैं पहला शहरीकरण, यानी कि पहली बार ये शहर बनाने का काम हुआ था। ठीक है, डिसइंटीग्रेटेड, और उस समय तक ये ख़त्म हो गया। अब देखिए, इसको दोबारा समझते हैं। लेट अस रिकॉर्ड दैट इन द अर्ली सेकेंड मिलेनियम, यानी कि आज से लगभग 4000 साल पहले के आसपास ये जो हड़प्पा संस्कृति थी, एक ऐसा समय उसमें उस पीरियड में आ गया जब ये हड़प्पा संस्कृति, आप इंडस कहिए, हड़प्पन कहिए, सिंधु सरस्वती सिविलाइजेशन कहिए, ये बिखर गई। ठीक है, ये क्यों बिखर गई, क्या उसके वजह थे, इसके कारण आज तक क्लियर नहीं है। ठीक है, ये सभ्यता बिखर गई। सम ऑफ इट्स सिटीज़ वर अबेंडेंड, यानी कि उसकी कई ऐसी सिटीज़ थी, ऐसे शहर थे जिनको कि लोगों ने छोड़ दिया, वो वहाँ से चले गए अननोन रीज़न की वजह से। इन अदर्स, यानी वो अपने उन शहरों को छोड़कर कहीं और रहने के लिए चले गए। सम पीपल कॉन्टिन्यूड लिविंग देयर, कुछ लोग वहाँ रहते रहे। ठीक है, मतलब ज़्यादा बड़ी संख्या में चले गए थे, कुछ लोग वहाँ रहते रहे। बट रिवर्टिंग टू अ रूरल और विलेज लाइफस्टाइल, लेकिन उन्हें वापस अपने वो पुराने ही तौर तरीक़ों में, जो इन्होंने शहर तो बना लिए थे लेकिन फिर वो सब बिखर गया, कई लोग चले गए, तो ये वापस अपने जैसे गांव वाला जीवन होता है, वापस ये उसमें आ गए थे, पुरानी लाइफस्टाइल को ही जीने लग गए थे। अब आगे देखते हैं। दे हैड टू, और ऐसा उन्हें करना पड़ा, ये उनकी मजबूरी थी। क्यों, वो अब यहाँ पर हम पढ़ेंगे। सिंस ऑल द कंपोनेंट्स ऑफ द हड़प्पन अर्बन ऑर्डर हैड डिसअपियर्ड, क्योंकि वो जो हड़प्पन संस्कृति के अंतर्गत जो भी तरक्की हुई थी, वो जो सब चीज़ें थी जो शहरों में जो भी सुविधाओं के लिए थी, जैसे आजकल हम देखते हैं हमारे आसपास कितनी ज़रूरी चीज़ें हमारे लिए अवेलेबल है, अगर ये सारी चीज़ें ख़त्म हो जाएं तो फिर से हमें बिल्कुल पुराने लाइफस्टाइल में जीना पड़ेगा। तो उस समय पर जो ये सब चीज़ें थी ना, उनके समय के हिसाब से जो हड़प्पन अर्बन ऑर्डर था, जो बहुत ही एडवांस था, वो डिसअपियर हो गया, ख़त्म हो गया। तो ये सारे रीज़न अब हम पढ़ रहे हैं जिनकी वजह से अब जो लोग वहाँ पे रह गए थे उनको पुराने लाइफस्टाइल में जीना पड़ रहा था। इलेबोरेट स्ट्रक्चर, वो जो बड़ी बड़ी बिल्डिंग्स या जिस तरीके की भी उस ज़माने के हिसाब से उन्होंने जो एडवांस बिल्डिंग्स बनाई होंगी अपने हिसाब से, वो भी अब नहीं रही। बोथ प्राइवेट एंड पब्लिक, यानी प्राइवेट पब्लिक जो भी बिल्डिंग्स थी वो अब नहीं रही। क्राउडेड स्ट्रीट्स एंड बिजी मार्केट्स, पहले वहाँ पर मार्केट्स रही होंगी, भीड़ काफ़ी रही होगी, लेकिन वो सब चीज़ें भी अब ख़त्म हो गई थी। डिफरेंट कम्युनिटीज़ वहाँ पर आते थे विद स्पेशलाइज्ड ऑक्यूपेशन, जो अलग अलग तरीके के काम करते थे। ऐसे लोग पहले वहाँ होते थे जो फिर वहाँ से चले गए थे या किसी भी वजह से वो बिखर गए थे, जैसे मेटल स्मिथ्स, पोटर्स, बिल्डर्स, वीवर्स, क्राफ्ट्स पीपल, यानी ये बात हो रही है कि जैसे लोहार वगैरह हो गए, मिट्टी के बर्तन बनाने वाले हो गए, बिल्डर्स हो गए, वीवर्स हो गए, कपड़े बुनने वगैरह, क्राफ्ट्स पीपल जो कारीगर होते हैं, ये सब भी वहाँ से चले गए। तो इस वजह से अब जो शहरों में जो सुविधाएं थी वो सब खत्म हो गई थी, एंड सो ऑन। और ऐसी और भी कई चीज़ें थी वहाँ पर जो कि अब मिसिंग थी, जिसकी वजह से जो लोग वहाँ रुके थे अब उनको पुराने लाइफस्टाइल में ही जीना पड़ रहा था।
अब आगे और भी रीज़न है। राइटिंग सिस्टम ये ख़त्म हो गया, सैनिटेशन सिस्टम ख़त्म हो गया, द प्रेजेंस ऑफ एन एडमिनिस्ट्रेशन यानी कि जो पूरी व्यवस्था देखी जाती थी वो भी सब सिस्टम ख़त्म हो गया। एंड बिहाइंड इट ऑल, और इसके बाद लार्जर स्टेट स्ट्रक्चर विद द रूलिंग क्लास एट द हेड यानी कि जो पूरा ऊपर एक रूलिंग हेड होता है, जैसे आज की डेट में गवर्नमेंट होती है, ये सब सिस्टम भी वहाँ पर ख़त्म हो चुका था। एंड फॉर अ होल मिलेनियम यानी कि लगभग अगले 1000 साल बाद तक, देखिए यहाँ पर स्टार्टिंग कहाँ से हुई थी, सेकेंड मिलेनियम बीसी यानी कि लगभग आज से 4000 साल पहले। 4000 साल पहले से आप शुरू करते तो उस समय से 1000 साल का पीरियड और गुजर गया, और इतना लंबा समय गुजर गया। अर्बन लाइफ रिमेंड एब्सेंट फ्रॉम इंडिया, और भारत से जो अर्बन लाइफ थी, जो शहरी जो जीवन होता है, ये वहाँ पर एब्सेंट रहा। यानी इतना लंबा समय उन लोगों ने मतलब पुराने तरीक़ों से ही फिर गुजारा, लगभग 1000 साल। कितनी पीढ़ियाँ गुजर गई होंगी इसमें, और इसके एग्जैक्ट रीज़न क्या रहे ये आज तक पता नहीं चल पाए हैं। दो देयर में हैव बीन अ फ्यू टाउन्स हेयर एंड देयर इन नॉर्थ इंडिया, हालांकि ये पॉसिबल है कि नॉर्थ इंडिया में कुछ एक यहाँ वहाँ कस्बे या टाउन्स रहे होंगे। कस्बे या टाउन्स क्या हो गए, जो कि ना तो पूरी तरह से विलेज की तरह होते हैं, ना पूरी तरह से आपके शहर होते हैं, उनके बीच का आप कह सकते हैं। ये भी थोड़ी बहुत संख्या में हो सकता है यहाँ वहाँ रहे हों, लेकिन वो जो एक वहाँ पर था ना, एक पूरे डेवलप्ड जो सिटीज़ बसाई गई थी, वो सिस्टम लगभग 1000 साल तक मिसिंग रहा था। अब इसके बाद देखिए यहाँ पर ये एक इमेज दी गई है, और इसमें देखिए क्या लिखा है, द फर्टाइल गेंजेटिक प्लेन्स हेल्प द महाजनपदास टू ग्रो एंड प्रॉस्पर। यानी ये जो फर्टाइल गेंजेटिक प्लेन्स थे, गंगा के जो ये मैदानी इलाके थे, जो बहुत ही उपजाऊ थे, बहुत ही फर्टाइल थे, तो यहाँ पर जो महाजनपदास थे वो ग्रो हुए, प्रॉस्पर हुए, यानी कि फले फूले। इसके बारे में आगे हम डिटेल में पढ़ेंगे। और ये भी याद रखिएगा कि पुराने समय में जो सभ्यताएं पनपती थी, फलती फूलती थी, वो नदियों के किनारे ही होती थी, क्योंकि वहाँ की मिट्टी उपजाऊ होती थी, खेती बाड़ी करना आसान होता था, पानी की पूरी सप्लाई होती थी। इसलिए यहाँ पर भी जो गेंजेटिक प्लेन्स थे, गंगा के जो मैदानी इलाके थे, बहुत फर्टाइल थे, और इसीलिए यहाँ पर ये जो महाजनपदास थे ग्रो हुए और प्रॉस्पर हुए। वैसे मैं थोड़ा सा आपको बता देता हूँ, बाकी डिटेल्ड जो एक्सप्लेनेशन है वो बाद में हम पढ़ लेंगे इसी चैप्टर में आगे, कि जब ये ग्रुप्स बनने शुरू हुए एक पर्टिकुलर लैंड पे, तो इनको जनपदास कहा गया, और फिर जब बहुत सारे जनपदास आपस में मर्ज हो गए और बड़े राज्य बन गए, तो फिर उन्हीं को महाजनपदास कहा गया। अब आगे देखिए क्या बताया गया है। इंडीड देयर वर इम्पोर्टेंट रीजनल कल्चर्स, यानी कि उस समय पे रीजनल कल्चर्स भी थे, विच वी नीड नॉट स्टडी हेयर, जिनके बारे में यहाँ पर हमें पढ़ने की ज़रूरत नहीं है। तो अभी तक हमने क्या देखा कि लगभग आज से 4000 साल पहले का जो पीरियड था, उसमें ये जो हड़प्पा संस्कृति थी ये बिखर गई, और उसके बाद लगभग 1000 साल निकल गए और ये पुराने तौर तरीक़ों में ही रहते रहे। अब 1000 साल बीतने के बाद क्या हुआ वो देखिए। देन इन द फर्स्ट मिलेनियम BCE, यानी कि फर्स्ट मिलेनियम बिफोर कॉमन एरा, यानी अब हम बात कर रहे हैं पहले तो 2000 साल पहले जाइए कॉमन एरा, उसके बाद फिर एक मिलेनियम लगभग 1000 साल पहले और जाइए, यानी लगभग 3000 साल पहले, ठीक है। अ वाइब्रेंट न्यू फेस ऑफ अर्बनाइजेशन बिगेन इन द गंगा प्लेन्स। अब गंगा प्लेन्स में, गंगा के आसपास के जो मैदानी इलाके थे, यहाँ पर फिर से शहरीकरण, अर्बनाइजेशन स्टार्ट हुआ, फिर से शहर बनने शुरू हुए। और ये कहाँ बनने शुरू हुए? इन द गंगा प्लेन्स, पार्ट्स ऑफ द इंडस और सिंधु बेसिन एंड नेबरिंग रीजन्स। तो ये इन सब जगहों पर ये फिर से नए शहर बनने शुरू हुए, ग्रेजुअली स्प्रेडिंग टू अदर पार्ट्स ऑफ द सब कॉन्टिनेंट। और यहाँ से जब ये फिर से विकास शुरू हुआ तो ये सब कॉन्टिनेंट के दूसरे पार्ट्स में भी फैलता गया। उसके बाद देखिए हमें ये पता कैसे चलता है, ये बताया गया। हाउ डू वी नो दिस, हम ये कैसे जानते हैं? मेनली फ्रॉम टू सोर्सेज, इसके हमारे पास दो आधार हैं, टू सोर्सेज हैं। पहला, आर्कियोलॉजिकल excavations that have confirmed the existence of those ancient urban centers। आर्कियोलॉजिकल एक्सकेवेशंस का मतलब जो कि ये जो खुदाई होती है वहाँ से जो सबूत मिलते हैं उनसे पता चला। दैट हैव कंफर्म, जिससे कंफर्म हुआ द एग्जिस्टेंस ऑफ दोस एंशियंट अर्बन सेंटर्स, जिससे कि पता चला कि उस समय पर ये सभ्यताएं किस तरीके से विकसित हो रही थी। सेकेंड, एंशियंट लिटरेचर, उस समय का जो लिटरेचर है, ठीक है, उस समय जो चीज़ें लिखी गई, डिस्क्राइबिंग दैम, इसमें भी उन बातों का वर्णन किया गया है। लेट वैदिक, बुद्धिस्ट एंड जैन लिटरेचर्स, इसमें भी ये सब पाया जाता है, आर फुल ऑफ रेफरेंसेस टू दीज न्यू अर्बन सेंटर्स। इन सब में यानी कि लेट वैदिक, बुद्धिस्ट और जैन लिटरेचर, इन सभी लिटरेचर्स में उस समय पर जो ये दोबारा से तरक्की होनी शुरू हुई, दोबारा से शहर बनने शुरू हुए, इन सब का वर्णन मिलता है। अब इसके बाद देखिए,
दिस न्यू फेस इज ऑफन कॉल्ड इंडिया सेकेंड अर्बेनाइजेशन। इसको भारत का दूसरा सेकेंड अर्बेनाइजेशन कहा जाता है, सेकेंड दूसरा शहरीकरण कहा जाता है, विच इंसिडेंटली हैज़ कॉन्टिन्यूड राइट अप टू टुडे, और ये आज तक चल रहा है। लेट अस सी हाउ दिस फेस एमर्ज। अब हम देखेंगे कि ये सब कैसे हुआ, यानी ये जो सेकंड अर्बेनाइजेशन हुआ, फिर से विकास शुरू हुआ, फिर से शहर बनने शुरू हुए, ये सब कैसे हुआ, अब हम इस सब के बारे में पढ़ेंगे। तो अब हम पढ़ेंगे जनपदास और महाजनपदास के बारे में। अब देखिए यहाँ पर क्या बताया गया है। टुवर्ड्स द एंड ऑफ द सेकंड मिलेनियम BCE, यानी कि सेकंड मिलेनियम BCE के अंत में रीजनल कल्चर्स ग्रेजुअली रीऑर्गेनाइज देमसेल्व्स इन नॉर्थ इंडिया। नॉर्थ इंडिया में जो रीजनल कल्चर्स थे उन्होंने खुद को रीऑर्गेनाइज करना, खुद को फिर से जोड़ना शुरू कर दिया, ठीक है, नॉर्थ इंडिया में। एज पीपल फॉर्म्ड क्लैंस और ग्रुप्स, इन्होंने अपने कबीले बना लिए, अपने ग्रुप बना लिए, प्रोबेबली शेयरिंग अ कॉमन लैंग्वेज एंड कॉमन कस्टम्स। देखिए ऐसे लोग जिन्होंने देखा कह रहे इनकी भी लैंग्वेज हमारी जैसी है, इनके भी रीति रिवाज हमारे जैसे हैं, तो उन्होंने मिलकर अपने ग्रुप बना लिए, अपने क्लैन यानी कि कबीले बना लिए। ईच क्लैन केम टू बी एसोसिएटेड विद अ टेरिटरी, और इन सब ने अपने अपने इलाके भी निर्धारित कर लिए कि ये इलाका हमारा है, ये इलाका हमारा है, और इसको क्या कहा गया, जनपदा कहा गया। यानी कि जिस जगह पर ये बस गए ना, ये लोग मिले और एक जगह पर बस गए, इसी को जनपदा कहा गया। लेड बाय अ राजा और रूलर, और इनके ऊपर एक राजा होता था, एक रूलर होता था। जनपदा इज़ अ संस्कृत वर्ड, ये एक संस्कृत का शब्द है, विच मीन्स वेयर द पीपल, यानी कि जना, पीपल यानी कि संस्कृत में जना, हैव सेट फुट पदा, यानी कि जहाँ पर उन्होंने अपने पैर जमा लिए, जहाँ पर उन्होंने अपने आप को बसा लिया, फिर इसको क्या कहा गया, जनपदा, जहाँ पर लोगों ने खुद को बसा लिया। दैट इज़ हैव सेटल डाउन, यानी कि जिस जगह पे वो बस गए, अब इसको कहा जाता है जनपदा। अब आगे देखते हैं। द जनपदास ग्रू एज ट्रेड नेटवर्क्स एक्सपेंडेड, यानी कि जनपदा फिर आगे फलने फूलने लगा, ग्रो करने लगा, जैसे जैसे ट्रेड नेटवर्क फैलते गए, यानी कि बिजनेस के रास्ते जैसे जैसे बनते गए, ये और मजबूत होते गए, फलते फूलते गए। एंड कनेक्टेड दैम, और ये आपस में और भी ग्रुप आपस से मिलते चले गए, जैसे कि मान लीजिए कि पहले एक जनपदा बना, ठीक है, यानी कि ग्रुप ऑफ पीपल बना जो एक जगह पे रहते थे, फिर वो बिजनेस करने स्टार्ट किए, दूसरी जगहों पे जाना शुरू किया, और फिर वो और लोगों से भी कनेक्ट होने लग गए, और लोगों से भी जुड़ने लग गए। बाय द 8th और 7th सेंचुरी BCE, यानी कि 8th और 7th सेंचुरी बिफोर कॉमन एरा की बात हो रही है, सम ऑफ दोज अर्ली स्टेट्स हैड मर्ज्ड टुगेदर, द रिजल्टिंग बिगर यूनिट्स वर नोन एज महाजनपदास। अब जैसे जैसे बिजनेस स्टार्ट हुए, ये जो जनपदास थे ये और जनपदास से मिले, और ग्रुप से मिले, और कबीलों से मिले, और फिर उन्होंने देखा कि इनकी भी लैंग्वेज, इनके भी कस्टम हमारे जैसे हैं, फिर ये और ग्रुप्स बन गए। जब ये बड़े ग्रुप बन गए, यानी जब जनपदास आपस में जुड़ते चले गए, तो फिर बने महाजनपदास, ठीक है। तो ये एक तरह से इनके बड़े ग्रुप कह सकते हैं, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। ऑल्दो द टेक्स्ट have different list of them, the more frequent list gives the names of 16 महाजनपदास, यानी कि अगर आप हिस्ट्री में पढ़ेंगे तो आपको बहुत सारे महाजनपदास के नाम मिल जाएंगे, लेकिन जो मुख्य रूप से 16 महाजनपदास के नाम मिलते हैं। एक्सटेंडिंग फ्रॉम गांधारा इन द नॉर्थ वेस्ट टू अंगा इन द ईस्ट। अगर आप ये बात करें कहाँ से कहाँ तक, तो अगर इंडिया के नॉर्थ वेस्ट में जाए तो वहाँ के गंधार से लेकर अगर इंडिया के ईस्ट में आते तो वहाँ के अंगा तक, और एंड टू अशमाका इन सेंट्रल इंडिया, और सेंट्रल इंडिया में अशमाका तक ये महाजनपदास फिर बन गए। क्लोज टू द गोदावरी रिवर, और ये किस, जैसे कि बताया गया, एंड टू अशमाका इन सेंट्रल इंडिया, क्लोज टू गोदावरी रिवर, क्लोज टू गोदावरी रिवर है, सी मैप। देयर में हैव बीन अ फ्यू मोर, और भी महाजनपदास हो सकते हैं, अलॉन्ग विथ सम स्मॉलर जनपदास कॉन्टिन्यूइंग इंडिपेंडेंट, यानी कि इनके अलावा और भी महाजनपदास हो सकते हैं, और भी जनपदास हो सकते हैं जो कि इंडिपेंडेंटली भी अपने मतलब अस्तित्व बनाए रखा था। तो इस समय आते आते अब क्या हो गया था, महाजनपदास भी बन गए थे, यानी कि बड़े बड़े ग्रुप्स, और उनके अलावा जो जनपदास थे यानी कंपैरेटिवली छोटे ग्रुप्स थे, वो भी साइड बाय साइड कई जगहों पर चल रहे थे। अब आगे देखिए क्या कहा गया है। थिंक अबाउट इट, नोटिस हाउ मैनी ऑफ द महाजनपदास आर कंसंट्रेटेड इन द गंगा प्लेन्स, यानी कि आप ध्यान दीजिए कि गंगा प्लेन्स, ज़्यादातर जो महाजनपदास थे वो गंगा प्लेन्स में ही बसे थे, विकसित हुए थे। और यहाँ पर अभी आपको ये मैप भी नज़र आएगा जिसमें ये सारे जो आपके महाजनपदास हैं वो यहाँ पर बताए गए हैं, और ये आपको गंगा प्लेन्स में ही नज़र आते हैं, ठीक है। अब इसका रीज़न क्या हो सकता है वो भी हम देखेंगे। देयर आर सेवरल पॉसिबल रीजन्स फॉर दिस, इसके लिए अलग अलग रीजन्स हो सकते हैं।
इंक्लूडिंग द ग्रोथ ऑफ एग्रीकल्चर इन द फर्टाइल गंगा प्लेन्स, क्योंकि जो गंगा प्लेन्स थे, गंगा के आसपास के जो ये मैदानी इलाके थे, बहुत ही उपजाऊ थे। यहाँ फसलें अच्छी उग सकती थी, खेती बाड़ी अच्छे से हो सकती थी। द अवेलेबिलिटी ऑफ आयरन ओर इन द माउंटेन्स एंड हिल्स, और यहाँ पर आयरन भी अच्छे से अवेलेबल हो सकता था। जो यहाँ आयरन जो आपके होता है, मिनरल्स जो आपके होते हैं, इनके जो ओर होते हैं वो यहाँ पर अच्छे से अवेलेबल थे। एंड द फॉर्मेशन ऑफ न्यू ट्रेड नेटवर्क, और यहाँ से बिजनेस के, ट्रेड के नए नेटवर्क भी बनने शुरू हो गए। तो ये सारे रीज़न थे, मिट्टी का, ज़मीन का उपजाऊ होना, आयरन ओर का अवेलेबल होना, और उसके क्योंकि आयरन से ही टूल बनते थे, औजार बनते थे जो खेती बाड़ी के लिए भी ज़रूरी होते थे, और इसके अलावा यहाँ से ट्रेड के नए नेटवर्क बने। इसी वजह से गंगा प्लेन्स में ही आपके ये जो महाजनपदास थे, ये यहीं पर विकसित हुए, यहीं पर फले फूले। अब इसके बाद देखिए यहाँ दिया गया है, लेट्स एक्सप्लोर द मोस्ट पावरफुल ऑफ दीज न्यू स्टेट्स वर मगध, कोसला, वत्सा एंड अवंती। इनमें जो सबसे पावरफुल जो ये महाजनपदास थे वो थे मगध, कोसला, वत्सा एंड अवंती। यहाँ पर अगर आप ये मैप देखेंगे तो जैसा कि अभी ऊपर हमने पढ़ा था कि नॉर्थ वेस्ट में गंधार से लेके यहाँ ईस्ट में आप अंगा तक आते हैं, और यहाँ नीचे अश्माका तक, ठीक है। तो ये आपका जो महाजनपदास है ये सब बताया गया है जो हमने ऊपर अभी पढ़ा था। और उसके बाद इनमें से जो 4 सबसे पावरफुल बताए गए हैं, द मोस्ट पावरफुल ऑफ दीज न्यू स्टेट्स, उनमें से हमें जो मोस्ट पावरफुल बताया गया वो कोसला है, ये देख सकते हैं, वत्सा यहाँ पर देख सकते हैं, ये अवंती यहाँ पर देख सकते हैं, और मगध यहाँ पर देख सकते हैं। ये भी हमने यहाँ पर ये 4 नाम देखे थे ना, ये यहाँ पर, और यही लिखा है ना, द मोस्ट पावरफुल ऑफ दीज न्यू स्टेट्स फॉर मगध, कोसला, वत्सा एंड अवंती। अब उसके बाद क्या कहा गया, लुकिंग एट द मैप कैन यू आइडेंटिफाई देयर कैपिटल्स, क्या मैप देखकर आप इनके कैपिटल्स के नाम बता सकते हैं। ऑल्सो हाउ मैनी कैन यू मैच विद इंडियन सोसाइटीज ऑफ टुडे, और इन्हीं को आज की जो इंडियन सोसाइटी है, आज इनको किस नाम से जाना जाता है। तो ज़रा इस मैप पर फिर से हम आ जाते हैं। तो सबसे पहले देखते हैं मगध को। मगध जिसकी राजधानी क्या है, राजगृह, आज के समय पर इसका नाम है राजगीर, और ये बिहार में है। इसके बाद आते हैं यहाँ कोसला पे। कोसला की राजधानी श्रावस्ती जो आज के समय पर उत्तर प्रदेश में है। उसके बाद आते हैं वत्सा पे। वत्सा की राजधानी क्या है, कौशाम्बी, और ये आज का जो प्रयागराज है उत्तर प्रदेश में उसके नज़दीक है। और उसके बाद आते हैं अवंती पे। इसकी राजधानी उज्जैनी, जो कि आज के समय में जो ये उज्जैन है मध्य प्रदेश में, ये वही है। अब इसके बाद देखिए यहाँ पर हमें क्या कहा गया है, कंपेयर दिस मैप, ये जो मैप अभी हमने देखा इसको कंपेयर कीजिए विद द मैप ऑफ द रीजन्स मेंशन्ड इन द महाभारता, सी फिगर 5.4 इन द चैप्टर इंडिया दैट इज़ भारत इन ग्रेड 6, यानी कि क्लास 6 में जो आपकी सोशल साइंस की बुक थी उसमें अगर आप जाते हैं और फिगर 5.4 देखते हैं, ठीक है, चैप्टर का नाम इंडिया दैट इज़ भारत। इस फिगर 5.4 में जो ये नाम दिए गए हैं और यहाँ जो हमने मैप देखा, यहाँ पर जो नाम दिए गए हैं जो कि प्राचीन नाम है भारत के ही शहरों के, राज्यों के, तो आपको इन्हें मैच करना है। एंड लिस्ट द नेम्स कॉमन टू बोथ मैप्स, और आपको बताना दोनों में जो कॉमन नेम है। व्हाट डू यू थिंक दिस इम्प्लाइज, तो इससे आपको पता क्या चलता है। देखिए इन यहाँ पर जो ये जगह बताई गई हैं महाजनपदास, इनको आपको कंपेयर करने के लिए बोला गया उस मैप से जो कि आपको क्लास 6 में दिया गया था, जो कि महाभारता के समय के नामों के साथ आपको ये मैच करके देखना है। तो इससे पता क्या चलता है आपको ये भी बताना है। अब यहाँ पर हमने कुछ नामों को सर्कल किया है जो कि इस मैप में और जो महाभारत में जो उस समय पर आप जो नाम देखते हैं, जो आप मैप में भी चेक करेंगे क्लास 6 में, तो आपको ये नाम कॉमन नज़र आएंगे। जैसे गंधार, जो कि आपने अगर महाभारत पढ़ी हो या महाभारत सीरियल देखा हो तो उसमें ये अफ़गानिस्तान जो आप आज का है ये वही पड़ता है गंधार, जिसका आई थिंक शकुनी वहीं से था, गंधार नरेश। इसके अलावा कुरु आपको दोनों मैप में मिल जाएगा, मत्स्य दोनों में मिल जाएगा, पंचाल भी दोनों में मिल जाएगा, वत्सा भी दोनों में मिल जाएगा, मगध भी दोनों में मिल जाएगा। यानी कि ये नाम आपको यहाँ भी मिल रहे हैं, ठीक है। और ये नाम आपको जो महाभारत वाला जो आप मैप देखते हैं उसमें भी आपको मिल जाते हैं। यानी कि काफ़ी प्राचीन जो जगहों के नाम आपको यहाँ पर बताए गए हैं, ये कुछ पिछले सैकड़ों हज़ारों सालों से चलते आ रहे हैं, और ये हिस्टोरिकली बहुत ही इम्पोर्टेंट नाम है, बहुत ही इम्पोर्टेंट प्लेसेस हैं। और आज भी भारत में ये सब जगह मौजूद हैं। कहीं कहीं नाम हल्के फुल्के चेंज हो गए हैं, जैसे उज्जैनी का उज्जैन हो गया है। अब इसके बाद देखिए यहाँ पर हमें क्या बताया गया है, द मैप जो कि फिगर 4.3 में दिया गया था, जो अभी हमने देखा था, शोज़ द महाजनपदास कैपिटल्स, यानी कि इसमें हमें महाजनपदास उनकी कैपिटल्स हमने देखी। मोस्ट वर फेयरली लार्ज,
वेल फोर्टिफाइड सिटीज़, और इनमें जो ज़्यादातर जो ये महाजनपदास थी, इनके जो ये शहर थे, राज्य थे, ये बहुत बड़े थे और ये फोर्टिफाइड सिटीज़ थी, यानी कि इन्होंने चारों तरफ अच्छे से घेराबंदी कर रखी थी, किलाबंदी कर रखी थी। जैसे किले की दीवारें होती हैं ना, ऐसे पूरा एक घेरा बना रखा था। विद अ मोट रनिंग आउटसाइड द फोर्टिफिकेशंस एज फर्दर डिफेंस, और इन्होंने किले तो बना ही रखे थे, उसके बाहर ये मोट भी बना रखे थे। मोट क्या होते हैं, यहाँ दिया गया, देखिए मोट। अ डीप वाइड डिच सराउंडिंग अ फोर्ट और अ फोर्टिफाइड सिटी एंड फिल्ड विद वाटर। तो होता क्या था, ये शहर के बाहर या किले के बाहर गहरे गहरे गड्ढे खोद देते थे और उसमें बहुत पानी भरा होता था, और कई बार तो इसमें मगरमच्छ भी होते थे, क्रोकोडाइल्स भी होते थे। तो ये और ज़्यादा सुरक्षा प्रदान करता था कि अगर शत्रु आता है, दुश्मन आता है अटैक करने के लिए, तो किले तक पहुंचने से पहले उसे ये पानी का जो इतना बड़ा ये गड्ढे बना रखे होते थे, इसमें बहुत सारा पानी होता था, इसको भी पार करना पड़ता था, और उसमें भी क्रोकोडाइल्स मगरमच्छ होते थे। तो ये और एक्स्ट्रा प्रोटेक्शन इनको प्रोवाइड करते थे, तो इसको हम कहते हैं मोट। तो इन्होंने भी चारों तरफ अपने ये किले के चारों तरफ, शहर के चारों तरफ ये मोट बना रखे थे। उसके बाद देखिए और क्या बताया गया। ओफन द गेटवेज थ्रू द रैम्पर्ट वॉल्स वुड बी डेलिबरेटली केप्ट नैरो, so guards may control the movement of people and goods entering or leaving the city। ठीक है, अब इसको एक बार हम दोबारा देखते हैं, इसको एक एक करके पढ़ते हैं पूरे को। Often the gateways through the rampart walls would be deliberately kept narrow, यानी कि जो किले के, जैसे मान लीजिए एंट्रेंस है, तो किले की एंट्रेंस को नैरो रखा जाता था, पतला रखा जाता था। और ऐसा क्यों किया जाता था? सो गार्ड्स में कंट्रोल द मूवमेंट ऑफ पीपल एंड गुड्स एंटरिंग और लिविंग द सिटी, ताकि जो लोग अंदर आए और जो लोग बाहर जाएं, यानी कि मान लीजिए व्यापार हो रहा है, तो उसके लिए जो लोग अंदर आ रहे हैं तो वो एकदम से पूरी भीड़ अंदर ना आ जाए, उनको चेक भी करना होता था, कंट्रोल भी करना होता था, और बाहर जा रहे हैं तब भी उनको कंट्रोल करके भेजना होता था। इसके अलावा एक रीज़न इसका और भी होता था कि अगर शत्रु अटैक करता है तो अगर बहुत बड़ी एंट्रेंस रखेंगे तो वो एकदम से अंदर आ जाएंगे, इसलिए भी एंट्रेंस छोटी रखी जाती थी, ताकि अगर कोई अटैक भी हो तो एकदम से सारे शत्रु सैनिक अंदर ना आ जाए। तो ये सारे रीज़न थे कि एंट्रेंस छोटी रखी जाती थी। अब आगे देखिए। इट इज़ फैसिनेटिंग टू नोट, यानी कितना हैरान करने वाला है, दैट मोस्ट ऑफ दोज एंशंट कैपिटल्स कॉन्टिन्यू टू बी लिविंग सिटीज़ टुडे, यानी उस इतनी पुरानी जो एंशंट कैपिटल्स है जो भी हमने मैप में देखी, वो आज भी एग्जिस्ट करती हैं। मॉडर्न सिटीज़ दैट आर ऑफन 2500 ईयर्स ओल्ड, और आज जो हमारे आसपास सिटीज़ हैं ये आज की बसी हुई नहीं है, ये लगभग 2500 साल पहले की बसी हुई सिटीज़ हैं। अब इसके बाद देखिए हम क्या पढ़ने वाले हैं। अर्ली डेमोक्रेटिक ट्रेडिशंस, यानी कि ये जो डेमोक्रेटिक ट्रेडिशन है, ये अगर हम प्राचीन काल में देखें, क्या उस समय पर भी डेमोक्रेटिक ट्रेडिशन होते थे जैसे आज प्रजातंत्र है? क्या उस समय पर ऐसा होता था? बिल्कुल होता था। उसी के बारे में यहाँ पर अब हम पढ़ने जा रहे हैं। ईच जनपदा हैड एन असेंबली और काउंसिल, हर जनपदा में असेंबली और काउंसिल होती थी, यानी कि कुछ ऐसे लोगों के ग्रुप होते थे जो कि सारे कामकाज देखते थे, राज्य के बारे में विचार करते थे, क्या क्या करना है, क्या क्या मुश्किलें हैं, क्या क्या परेशानियां, उनको कैसे हल करना है। इसके लिए हर जनपदा में असेंबली या जिसे काउंसिल भी कहते हैं वो होती थी। जैसे आप राजा के दरबार देखते हैं, उसमें सारे मंत्री बैठे होते हैं। अगर आप पुरानी कोई सीरियल या मूवी देखें जो पुराने समय पर आधारित हो, तो राजा के दरबार में मंत्री बैठे होते हैं और वो चर्चा करते होते थे कि राज्य के लिए हमें क्या क्या करना है। और ये जो असेंबली और काउंसिल होती थी, इसको सभा और समिति कहा गया, यानी कि इसको सभा कहते थे या समिति कहते थे। वेयर मैटर्स कंसर्निंग द क्लैन वुड बी डिस्कस्ड, और यहाँ पर कबीले से संबंधित, क्लैन यानी कबीला या ग्रुप ऑफ पीपल, ये क्लैन से संबंधित, कबीले से संबंधित जो भी चीज़ें होती थी वो यहाँ पर डिस्कस की जाती थी सभा और समिति में। ठीक है। रिमेंबर फ्रॉम द चैप्टर ऑन इंडियाज़ कल्चरल रूट्स that the words Sabha and Samiti first appear in the Vedas, India's most ancient text। अब यहाँ पर हमें जो बताया गया उसको ध्यान से देखिएगा। यहाँ पर यह कहा गया कि जैसा कि आपने पिछली क्लास में भी पढ़ा था कि जो सभा और समिति जो शब्द हैं ये वेदास से आए हैं, जो कि भारत के सबसे पुराने टेक्स्ट हैं। ठीक है। अब उसके बाद देखिए। वी मे अज्यूम दैट मोस्ट ऑफ द मेंबर्स वर एल्डर्स इन द क्लैन। इसका ये मतलब हुआ कि ये जो सभा और समिति होती थी, इसके जो मेंबर्स होते थे ये एल्डर्स होते थे, उन कबीलों के। एल्डर्स मतलब बड़े बुजुर्ग होते थे।
द राजा वॉज नॉट एक्सपेक्टेड टू रूल इंडिपेंडेंटली और आर्बिट्रेरीली, यानी कि जो राजा होता था वो ऐसा नहीं था कि बस एक राजा बन गया और अपने हिसाब से चल रहा है, और आर्बिट्रेरी मतलब अपने मन माने ढंग से सारे काम कर रहे हैं, नहीं। इसीलिए यहाँ कहा गया है ना अर्ली डेमोक्रेटिक ट्रेडिशंस, यानी कि जैसे आज के समय पर हम वोटिंग करते हैं और अपना प्राइम मिनिस्टर चुनते हैं, उसी तरीके से उस समय पर भी डेमोक्रेसी चलती थी और राजा को चुना जाता था। बहुत सी चीज़ों को देखा जाता होगा कि क्या कोई व्यक्ति इस योग्य है भी कि नहीं कि वो राजा बनाया जाए, और फिर जब वो राजा बन भी जाता था तो अपनी मर्जी से या अपने मनमाने ढंग से सब कुछ नहीं करता था। ये जो सभा समिति होती थी जिसमें एल्डर्स इन द क्लैन यानी कि वहाँ के बड़े बुजुर्ग होते थे, ये सब बातों को डिस्कस किया करते थे और ये डिस्कशन करके फिर कोई फाइनल डिसीजन लिया जाता था। कोई एक व्यक्ति अपने मनमाने ढंग से सारे काम नहीं करता था, इसीलिए ये डेमोक्रेसी उस समय से हम कह सकते हैं कि स्टार्ट हो गई थी। अब इसके बाद देखिए क्या कहा गया है। अ गुड रूलर वॉज सपोज टू टेक द एडवाइस फ्रॉम दोज असेंबलीज, यानी कि जो एक अच्छा राजा होता था उससे ये आशा की जाती थी कि वो ये जो असेंबलीज होती हैं इनसे वो एडवाइस रहे, यानी उनसे विचार विमर्श करें। अपार्ट फ्रॉम द मिनिस्टर्स एंड एडमिनिस्ट्रेटर्स, यानी कि जो राजा होता था वो मिनिस्टर से भी एडवाइस रहता था, एडमिनिस्ट्रेटर से भी, जो कि पूरी व्यवस्था संभालते थे, और उनके अलावा ये जो असेंबलीज होती थी, सभा और समिति, इनसे भी वो एडवाइस लिया करता था। एक अच्छे राजा की ये निशानी होती थी। उसके बाद देखते हैं, इंडेड अकॉर्डिंग टू सम टेक्स्ट्स एन इनकॉम्पिटेंट रूलर कुड बी रिमूव्ड बाय द असेंबली, यानी इसका ये मतलब हुआ कि कुछ हमें ऐसे टेक्स्ट मिले हैं जिनसे कि हमें पता चलता है कि अगर कोई इनकॉम्पिटेंट रूलर होता जो कि सक्षम नहीं होता था, ठीक है, जो इन असेंबलीज को लगता था कि नहीं ये राजा इस लायक नहीं है कि राज्य को संभाल सके, तो वो उसको हटा भी देते थे। ऑफ कोर्स while such mentions are significant it does not mean that this was an established law। हाँ ठीक है, ये बात बहुत ही महत्वपूर्ण है जो हमें पता चली टेक्स्ट से, लेकिन हम ये नहीं कह सकते कि ये एग्जैक्टली ऐसा कोई लॉ था। इसके रीज़न क्या वो यहाँ पर देखिए, लेट अस रिमेंबर दैट द डाटा वी हैव फॉर सच रिमोट पीरियड इज़ इनकम्प्लीट, यानी कि देखिए हम बात कर रहे हैं 2,500-3 हज़ार साल पुरानी, और उसके जो टेक्स्ट है वो भी हमें हमेशा पूरे नहीं मिले हैं, कभी कुछ मिल गया कभी कुछ मिल गया। उसमें हमें पढ़ने को मिल गया कि हाँ असेंबली यानी सभा और समिति राजा को हटाने का अधिकार रखते थे, लेकिन जो पूरा एग्जैक्ट ये था इसका कोई एग्जैक्ट प्रूफ हम नहीं कह सकते। हमें अंदाज़ा लग जाता है क्या इस तरीके का कुछ व्यवस्था उस समय पर रही होगी, लेकिन अगर कोई कहे कि एग्जैक्ट प्रूफ, तो इतने पुराने समय होने के बाद उतने एग्जैक्ट प्रूफ आज की डेट में वो नहीं मिल पाते हैं। लेकिन इतना ज़रूर मिल जाता है, जो इतने पुराने टेक्स्ट मिल जाते हैं कि उनको पढ़ने के बाद एक अंदाज़ा ज़रूर लग जाता है कि असेंबली के पास यानी सभा और समिति के पास अधिकार था राजा को हटाने का, इसका एक अंदाज़ा हो जाता है। अब आगे बढ़ते हैं। इन देयर पॉलिटिकल सिस्टम द महाजनपदास, हम महाजनपदास की बात हो रही है, एक्सपेंडेड द बेसिक प्रिंसिपल्स ऑफ द जनपदास, यानी कि महाजनपदास ने क्या किया, जनपदास के जो बेसिक प्रिंसिपल थे, उनके जो राज्य चलाने के तरीके थे उनको तो अपनाया, लेकिन उसमें कुछ एक्स्ट्रा चीज़ें भी जोड़ दी। तभी यहाँ लिखा है ना एक्सपेंडेड द बेसिक प्रिंसिपल्स ऑफ द जनपदास, यानी कि जनपदास के बेसिक प्रिंसिपल्स को ही उनको अपना भी लिया और उनमें कुछ एक्स्ट्रा चीज़ें भी ऐड कर दी। सम वर इन फैक्ट मोनार्कीज, और कुछ महाजनपदास ऐसे भी थे जहाँ पर मोनार्की सिस्टम था, यानी कि राजशाही थी। एक होता है डेमोक्रेटिक सिस्टम जहाँ पर जो राजा होता है वो अकेले, जहाँ पर जो मेन हेड होता है वो अकेले अपने मन मर्जी से सब कुछ नहीं कर सकता, लेकिन मोनार्की में क्या हो जाता है कि एकाधिकार राजा का हो जाता है। हालांकि वो अपने मंत्रियों की मदद से ही, पूरे जो उनके सहायक होते थे दरबारी, उनकी मदद से ही काम करता था, लेकिन मोनार्की में क्या हो जाता है कि एक व्यक्ति का अधिकार बहुत ज़्यादा हो जाता था। तो कई जगह पर मोनार्की स्टार्ट हो चुकी थी, इन द सेंस दैट द राजा वॉज द अल्टीमेट अथॉरिटी। अल्टीमेट अथॉरिटी फिर किसके पास होती थी यहाँ पे, जब अगर मोनार्की सिस्टम है तो राजा के पास, सपोर्टेड बाय मिनिस्टर्स एंड एन असेंबली ऑफ एल्डर्स, यानी कि जो भले इसके पास अल्टीमेट अथॉरिटी होती थी फिर भी इसको मिनिस्टर्स की ज़रूरत पड़ती थी, और जो बड़े बुजुर्गों की जो असेंबली होती थी जैसे सभा और समिति, उसकी भी ज़रूरत पड़ती थी। अब उसके बाद देखते हैं, हिज पोजीशन वॉज हेरिडेटरी, यानी जो राजा होता था, जहाँ मोनार्की सिस्टम होता था, यहाँ पर हेरिडेटरी का कंसेप्ट चलता था कि अगर एक राजा है तो उसका बेटा ही राजा बनेगा और फिर आगे उसका बेटा राजा बनेगा। इन द सेंस दैट अ राजा वुड यूजली बी द सन ऑफ द प्रीवियस वन, यानी कि अगर राजा का एक बेटा हुआ है तो आगे चल के वही राजा बनेगा, ये हेरिडेटरी पोजीशन वहाँ चलती थी। द किंग वुड कलेक्ट टैक्सेस और रेवेन्यू, राजा टैक्स कलेक्ट करवाता था, रेवेन्यू कलेक्ट करवाता था। मेंटेन लॉ मेंटेन करने की जिम्मेदारी उसकी होती थी, और मेंटेन लॉ एंड ऑर्डर, यानी कि जो कानून व्यवस्था होती है वो भी राजा ही सारा कुछ मेंटेन करवाता था।
तो यहाँ पर अभी दो पॉइंट हमने देखे कि राजा के क्या क्या काम थे, जैसे कि टैक्स कलेक्ट करना और रेवेन्यू कलेक्ट करने की जरूरत क्या थी, क्योंकि राज्य को चलाने के लिए पैसों की ज़रूरत होती थी। उसके अलावा लॉ एंड ऑर्डर भी मेंटेन करना पड़ता था ताकि राज्य में शांति रह सके। गेट इंप्रेसिव फोर्टिफिकेशंस बिल्ट अराउंड देयर कैपिटल, और ये राजा की जिम्मेदारी होती थी कि शहर के चारों तरफ, अपने राज्य के चारों तरफ बड़े बड़े किले बनवाए। इसीलिए राजा को इतनी अथॉरिटी दी जाती थी क्योंकि उसके काम भी बड़े होते थे, उसकी जिम्मेदारियाँ भी बड़ी होती थी। एंड मेंटेन एन आर्मी टू डिफेंड द टेरिटरी और वेज वॉर विद नेबरिंग वंस, और उसको आर्मी को भी मेंटेन करके रखना होता था ताकि अगर शत्रुओं से लड़ाई हो जाए या कोई दुश्मन राज्य हमला कर दे तो उसका मुकाबला किया जा सके। एज द केस में भी ऐसा हो सकता था, यानी ये सब पॉसिबिलिटी थी, ये सब काम होते थे जो कि राजा को करने होते थे, राजा की जिम्मेदारियाँ होती थी, तो उसके पास अधिकार भी ज़्यादा होता था। अब उसके बाद देखते हैं मगध, लोकेटेड इन पार्ट ऑफ टुडेज बिहार। मगध जो आज के समय पे बिहार है, ये सब महाजनपदास के नाम अब बताए जा रहे हैं। कोसला इन पार्ट ऑफ टुडेज उत्तर प्रदेश, जो आज उत्तर प्रदेश में है। एंड अवंती जो आज के मध्य प्रदेश में है। वर अमंग द मोस्ट पावरफुल सच स्टेट्स, यानी ये उस समय पर बहुत ही पावरफुल स्टेट हुआ करते थे। अब आगे देखते हैं। हाउएवर एट लीस्ट 2 महाजनपदास, वाजी जो कि वृजी भी कहलाता है, एंड द नेबरिंग मल्ला। यहाँ पर अब 2 महाजनपदास की बात हुई है, एक वाजी की और एक मल्ला की। हैड अ डिफरेंट सिस्टम, यहाँ डिफरेंट अलग था। किससे अलग था? यहाँ से देखिए, अगर आप बात करते हैं ये 3 की, ये 3 महाजनपदास की, मगध, कोसला, अवंती, यहाँ पर मोनार्की सिस्टम था, यानी राजा के पास ज़्यादा अधिकार थे। लेकिन अब हम बात करने वाले हैं वाजी के और मल्ला की, यहाँ डिफरेंट सिस्टम था। द सभा और समिति हैड मोर पावर, यानी कि यहाँ पर राजा के पास उतना अधिकार नहीं था, यहाँ पर सभा और समिति के पास ज़्यादा पावर थी। एंड टुक इंपॉर्टेंट डिसीजंस थ्रू डिस्कशन एंड इफ़ नेसेसरी थ्रू वोट, यानी यहाँ पर जो मुख्य डिसीजन, जो मेन डिसीजंस लिए जाते थे वो सभा और समिति के द्वारा लिए जाते थे, डिस्कशन के द्वारा, और अगर ज़रूरत पड़े तो वोटिंग के द्वारा। ठीक है, यानी यहाँ पर वोटिंग होती थी जैसे आज के समय पर हमारी डेमोक्रेसी में वोटिंग होती है। सरप्राइजिंगली दिस इंक्लूडेड द सिलेक्शन ऑफ द राजा, यानी कि यहाँ पर राजा भी इन्हीं सभा समिति के द्वारा डिस्कशन करके या वोटिंग के द्वारा चुना जाता था। यहाँ पर वो सिस्टम नहीं था मोनार्की वाला, यहाँ पर राजा का बेटा ही राजा बनेगा, नहीं। यहाँ पर ये जो एल्डर्स होते थे, बड़े बुजुर्ग होते थे, ये सब सभा समिति के सदस्य ये चुनते थे राजा को। ठीक है, उसके आगे देखते हैं। दिस मीन्स दैट दोस महाजनपदास विच वर कॉल्ड गणास और संघास वर नॉट मोनार्कीज, यानी कि ये जो महाजनपदास जिनको गण और संघ कहते हैं, यहाँ मोनार्की सिस्टम नहीं था। कहाँ कहाँ ये एग्जाम्पल बताया गया, एक वाजी का बताया गया और एक ये मल्ला का बताया गया है। ठीक है, यहाँ पर मोनार्की सिस्टम नहीं था। देयर फंक्शनिंग माइट बी कॉल्ड डेमोक्रेटिक, यहाँ पर हम कह सकते हैं कि इनका जो काम करने का तरीका था वो डेमोक्रेटिक था। सिंस मेंबर्स ऑफ द असेंबली वर द वंस टू सिलेक्ट द रूलर, क्योंकि यहाँ पर जो असेंबली के मेंबर होते थे वो ही राजा को चुनते थे। एंड टेक मेजर डिसीजंस, और जो मेजर डिसीजंस होते थे वो भी इन्हीं के द्वारा लिए जाते थे। अब आगे देखते हैं। इन फैक्ट, अब यहाँ देखिए, स्कॉलर्स हैव ऑफन कॉल्ड दैम अर्ली रिपब्लिक्स। अब यहाँ पर जो 2 हमने एग्जांपल देखे ऊपर, वाजी और मल्ला का, इनको जो स्कॉलर्स होते हैं जो कि हिस्ट्री के विद्वान होते हैं, ये इन दोनों जो महाजनपदास थे इनको इन्होंने क्या कहा, अर्ली रिपब्लिक्स, यानी यही से कह सकते हैं कि डेमोक्रेसी की शुरुआत हुई। और अर्ली रिपब्लिक मतलब गणतंत्र, यानी कि यहाँ पर इन्हीं के देश का नियम कानून चलता था जो कि इनकी असेंबली सभा समिति के द्वारा बनाया जाता था। यहाँ पर ना तो बाहर का कोई कानून चलाता था और ना राजा की मनमर्जी चलती थी। ठीक है, जैसे आज इंडिया में डेमोक्रेसी है तो यहाँ पर एक संविधान है, नियम कानून है, उसके हिसाब से सब चलता है। ठीक है, तो यहाँ पर कहा गया कि स्कॉलर्स हैव ऑफन कॉल्ड देम अर्ली रिपब्लिक्स एज दे आर इंडीड वन ऑफ द अर्लीस्ट सच सिस्टम इन द वर्ल्ड, क्योंकि यहाँ पर जो सिस्टम बना ये अपनी तरह का पहला सिस्टम था दुनिया में, और यही से हम कह सकते हैं बिल्कुल स्टार्टिंग थी डेमोक्रेसी की। तो यहाँ पर हमने क्या समझा कि उस समय पर जो ये महाजनपदास थे उनमें से कुछ महाजनपदास ऐसे थे जिनमें कि मोनार्की सिस्टम था और कुछ महाजनपदास ऐसे थे जिनमें कि डेमोक्रेसी का सिस्टम था। ठीक है, अब आगे देखते हैं मोर इनोवेशंस, यानी किस तरीके से और खोजें हुई, नई नई चीज़ों के आविष्कार हुए। द एज ऑफ द जनपदास एंड महाजनपदास वॉज एन एज ऑफ प्रोफाउंड चेंज, यानी कि जो समय था जब जनपदास और महाजनपदास बने, ये एक बहुत बड़े परिवर्तन का, बहुत बड़े चेंज का समय था। विच वुड इम्पैक्ट इंडियन सिविलाइजेशन अनटिल प्रेजेंट टाइम्स, और उस समय के जो चेंजेस हुए जनपदास और महाजनपदास के समय में, उस समय के जो चेंजेस हुए उनके प्रभाव आज की जो इंडियन सिविलाइजेशन है, आज के समय तक भी वो प्रभाव महसूस किए जा सकते हैं। इन द चैप्टर
इंडियाज़ कल्चरल रूट्स इन ग्रेड 6 क्लास में जो ये चैप्टर था इंडियाज़ कल्चरल रूट्स, वे सॉ द एमर्जेंस ऑफ सेवरल न्यू स्कूल्स ऑफ थॉट। उस समय पर इस चैप्टर में आपने पढ़ा था कि जो ये समय था जनपदास का और महाजनपदास का, उस समय पर न्यू स्कूल ऑफ थॉट्स एमर्ज हो रहे थे, यानी कि नए नए विचार वहाँ पर बन रहे थे। जैसे कि लेट वैदिक पीरियड जो था उसमें नए विचार आ रहे थे, बुद्धिस्ट का जब टाइम ये पीरियड आया उसमें फिर और नए इनके विचार आए, फिर जैन इन पर्टिकुलर एंड देयर रिस्पेक्टिव लिटरेचर, फिर इन सब के लिटरेचर भी लिखे गए। ठीक है, दोज स्कूल्स डिसएमिनेटेड देयर टीचिंग्स एंड लिटरेचर थ्रू स्कॉलर्स मॉन्क्स एंड नन्स, यानी कि ये जो नए थॉट्स आए जैसे कि वैदिक, लेट वैदिक, बुद्धिस्ट, जैन, इनके जो विचार थे, इनकी जो शिक्षाएं थी वो किस तरीके से फैली। डिसएमिनेटेड मतलब इन्होंने किस तरीके से अपनी शिक्षाओं का प्रचार किया, अपनी शिक्षाओं को फैलाया, थ्रू लिटरेचर फैलाया। जो इन्होंने अपनी टीचिंग्स और अपनी लिटरेचर थी वो थ्रू किसके द्वारा वो फैलाई, स्कॉलर्स के द्वारा, मॉन्क्स के द्वारा, नन्स के द्वारा, इन्होंने सब जगहों पे जहाँ तक ये जा सकते थे अपनी टीचिंग्स को फैलाया। ट्रैवलिंग अक्रॉस इंडिया, इंडिया में ट्रैवल करते थे और अपनी शिक्षाएं बताते थे, और पीपल अंडर ट्रैकिंग पिलग्रिमेजेस, और जो तीर्थ यात्री होते थे उन तक भी अपनी शिक्षाएं पहुँचाते थे। इंडियन आर्ट ऑल्सो अंडरवेंट अ रिन्यूअल, और भारत के आर्ट में भी बहुत इस समय पर परिवर्तन आया, बहुत इंप्रूवमेंट आई। इट विल ब्लॉसम इन द एज ऑफ एम्पायर्स, यानी कि ये जो समय था जनपदास का और महाजनपदास का, इंडिया का जो आर्ट था, कला का जो क्षेत्र था, उसमें भी बहुत ज़्यादा इंप्रूवमेंट आई। अब इसके बाद आगे पढ़ते हैं अर्बेनाइजेशन, जिसका मतलब होता है शहरीकरण यानी विकास होना। अर्बेनाइजेशन डज नॉट हैपन विदाउट टेक्नोलॉजीज, यानी कि अर्बेनाइजेशन, शहरीकरण जो होता है वो बिना टेक्नोलॉजी के नहीं होता। लेट अस रिमेंबर दैट द हड़प्पन सिविलाइजेशन मास्टर्ड कॉपर एंड ब्रॉन्ज मेटलर्जी, जैसा कि आप पहले भी पढ़ चुके हैं। जो हड़प्पा संस्कृति थी, जो हड़प्पा सभ्यता थी, वो मास्टर हो चुके थे कॉपर और ब्रॉन्ज के मामले में, यानी इनको पता था कि किस तरीके से कॉपर और ब्रॉन्ज को निकालना है, किस तरीके से उसके टूल्स या हथियार वगैरह बनाने, वो सब समझ गए थे। नाउ इन दिस सेकंड अर्बेनाइजेशन, अब जो ये सेकंड अर्बेनाइजेशन हो रहा था, अ मेजर शिफ्ट इन टेक्नोलॉजी इन्वॉल्व आयरन मेटलर्जी। अब ये लोग किस पर ज़्यादा काम कर रहे थे, आयरन के ऊपर, कि किस तरीके से आयरन निकाला जाए, किस तरीके से आयरन से इन्होंने टूल्स बनाए, कैसे हथियार बनाए, नए नए। आयरन से फिर बहुत फ़र्क पड़ा था सेकंड अर्बेनाइजेशन में। इन सेवरल रीजन्स ऑफ इंडिया द टेक्निक्स ऑफ एक्सट्रैक्टिंग एंड शेपिंग आयरन वर एक्चुअली परफेक्टेड फ्रॉम द अर्ली सेकेंड मिलेनियम BCE, यानी कि भारत में बहुत से ऐसे क्षेत्र थे जहाँ पर किस तरीके से आयरन को निकाला जाए, किस तरीके से उसको शेपिंग किया जाए, उसकी शेप दी जाए, ये इसमें वो परफेक्ट होने शुरू हो चुके थे। कौन से समय से, लगभग अर्ली सेकेंड मिलेनियम BCE के टाइम से ये आयरन के मामले में लगभग परफेक्ट हो चले थे। ठीक है, बट इट टुक अ फ्यू सेंचुरीज फॉर आयरन टू बिकम अ पार्ट ऑफ डेली लाइफ, लेकिन फिर भी कुछ सेंचुरीज, कुछ 100 साल लग गए आयरन और आयरन की बनी हुई चीज़ों को डेली लाइफ का पार्ट बनने में। यानी वो जो समय आया कि जब आयरन घर में बनने वाली चीज़ों के लिए भी आयरन यूज़ होने लगा, उसमें कुछ समय लग गया था। बाय द लेट सेकेंड मिलेनियम BCE आयरन टूल्स हैड बिकम वाइड स्प्रेड, लेकिन जब अगर आप लेट सेकेंड मिलेनियम BCE की बात करें तो उस समय पर आयरन के बने हुए टूल्स, आयरन के बने हुए औजार बहुत ज़्यादा फैल चुके थे, लोग उसका बहुत यूज़ करना शुरू कर चुके थे। फैसिलिटेटिंग एग्रीकल्चर ऑन अ बिगर स्केल, और जब आयरन के नए नए टूल्स बने तो एग्रीकल्चर करने में इनका बहुत ज़्यादा यूज़ होने लगा। जो कि आयरन के टूल्स हो गए, जैसे कि जो कि आपके खेती बाड़ी में जो यूज़ किए जाते हैं, वो एक समय ऐसा आ गया कि जो भी आयरन टूल्स, जो खेती बाड़ी में जो भी टूल्स बनाए जाते थे, फिर वो आयरन के बनाए जाने लगे। आगे देखते हैं, आयरन ऑल्सो मेड बेटर वेपन्स, इससे हथियार भी अच्छे बनने लगे। दैन ब्रॉन्ज, यानी कि ब्रॉन्ज के जो हथियार बनते थे उससे बेटर हथियार आयरन के बनने लगे। लाइटर एंड शार्पर, हल्के भी होते थे और तेज़, यानी कि धार वाले भी होते थे। देखिए यहाँ पर ये बताया कि इसको एक बार दोबारा देख लेते हैं यहाँ से। आयरन ऑल्सो मेड बेटर वेपन्स दैन ब्रॉन्ज के मुकाबले इसके हथियार ज़्यादा अच्छे होते थे। लाइटर एंड शार्पर सोर्ड्स, यानी जो तलवारें अब बनने लगी आयरन से, ये ब्रॉन्ज के मुकाबले हल्की और ज़्यादा धार वाली होते थे। स्पेयर्स, जो भाला होता है, एरोस, जो तीर होते हैं, शीट्स, जो ढाल होती है, ये सब अब लोहे का बनने लग गया, जो पहले से कहीं ज़्यादा मजबूत और ज़्यादा ताकतवर थे। एज इट हैपन्स, और जब ये हुआ, देर इज़ सम एविडेंस ऑफ वॉरफेयर बिटवीन नेबरिंग महाजनपदास। अब जब मजबूत और नए नए खतरनाक हथियार बनने लग गए लोहे के आविष्कार के बाद, तो उसके बाद जो नेबरिंग महाजनपदास थे, फिर उनमें युद्ध, लड़ाइयाँ शुरू हो गई। हाउ फ्रिक्वेंट और हाउ इंटेंस इट वॉज ऑफ कोर्स इज़ इम्पॉसिबल टू टेल, हालांकि लड़ाइयाँ कितनी ज़्यादा होती थी या लगातार होती रहती थी या कितने समय में होती थी, ये पूरी तरह से तो नहीं बताया जा सकता है। अब आगे देखते हैं,
सच मिलिट्री कैंपेन, अब ये मिलिट्री कैंपेन स्टार्ट हो गए, जो अब जो आर्मीज बनने लगे उनके पास लोहे के हथियार थे। बट ओकेजनली अलायंसेस टू, यानी कई बार तो दो राज्य, दो से ज़्यादा राज्य मिलकर भी किसी पर अटैक कर देते थे। अलायंस मतलब मिलकर करना, ठीक है। गेव राइज टू न्यू किंगडम्स एंड एम्पायर्स, और इससे नए नए और राज्य बनने लग गए। जो राज्य जीतते जाते थे वो हारे हुए राज्य को अपने अंदर मिला लेते थे, उनके राज्य और बड़े हो जाते थे। विच वी विल टर्न टू लेटर इन अवर जर्नी, और इसके बारे में हम आगे पढ़ेंगे। अब इसके बाद आगे देखते हैं। अनदर इनोवेशन वॉज द फर्स्ट यूज़ ऑफ कॉइन्स इन इंडिया। इसके बाद जो अगली इनोवेशन हुई वो ये थी कि भारत में पहली बार कॉइन्स का यूज़ किया जाने लगा, सिक्कों का यूज़ हुआ। मेड नेसेसरी बाय ग्रोइंग ट्रेड, क्योंकि ट्रेड बहुत बढ़ गया था तो अब इसके लिए कॉइन्स की ज़रूरत महसूस की गई और कॉइन्स को शुरू किया गया। वेरी सून, बहुत जल्द, कॉइन्स वर एक्सचेंज्ड अक्रॉस डिफरेंट रीजन्स एंड इवन विद अदर पार्ट्स ऑफ द वर्ल्ड, और बहुत जल्द भारत में जहाँ भी व्यापार होता था, राज्य आपस में व्यापार करते थे, वो कॉइन्स का यूज़ करने लगे। यानी कोई भी चीज़ खरीदी तो उसके बदले में कॉइन दी, जैसे आज की डेट में हम पैसे देते हैं। और फिर वो भी समय आ गया जब दुनिया में किसी भी देश से, किसी भी बाहर के किसी देश से जब व्यापार होने लगा तो उनके साथ भी कॉइन्स का एक्सचेंज होने लगा। द फर्स्ट इंडियन कॉइन्स वर मेड ऑफ सिल्वर। भारत में जो सबसे पहले कॉइन्स बनाए गए वो सिल्वर के बनाए गए, जो कि एक सॉफ्ट मेटल है, इनटू विच सिंबल्स कुड बी पंच्ड, और इसमें सिंबल्स पंच किए जा सकते थे। जैसे कि यहाँ पे इस इमेज में देख सकते हैं सिंबल लगाए जा रहे हैं, तो इसमें जैसे कि ये पहचान होती थी कि ये जो कॉइन है ये कौन से राज्य का है, ठीक है। तो ये एक पहचान होती थी, तो कॉइन देखकर ही बता दिया जाता था कि ये इस राज्य का है, ठीक है। दे आर कॉल्ड पंच मार्क्ड कॉइन्स, इनको कहते थे पंच मार्क्ड कॉइन्स। आज भी अगर आप कॉइन देखते हैं इंडिया में, जो सिक्के चलते हैं 1 रुपये का, 5 रुपये का, 10 रुपये का, 20 रुपये का, उन कॉइन्स पर अगर आप देखेंगे तो कुछ मार्क होता है, देखते पता चल जाता है कि ये इंडिया का कॉइन है। ऐसे उस टाइम पे कुछ सिंबल्स बनाए जाते थे। लेटर कॉइन्स ऑफ कॉपर, गोल्ड एंड अदर मेटल्स वर ऑल्सो मेड, और उसके बाद ऐसा भी समय आ गया जब कॉपर, गोल्ड और दूसरे मेटल्स के भी कॉइन बनने लगे। जनरली अ महाजनपदा इशूड इट्स ओन कॉइन्स, महाजनपदा अपने खुद के कॉइन बनवाती थी। बट कॉइन्स फ्रॉम नेबरिंग रीजन्स वर यूज्ड एज वेल एज एक्सचेंज इन ट्रेड, लेकिन जब ट्रेड किया जाता था तो जो नेबरिंग रीजन होते थे, पड़ोसी जो महाजनपदाज होते थे, पड़ोसी राज्य होते थे, उनके कॉइन्स भी एक्सेप्ट कर लिए जाते थे। अब इसके बाद यहाँ पर हमें दिया गया है लेट्स एक्सप्लोर, और देखिए क्या कहा गया है। फिल अप द फॉलोइंग टेबल विद अ येस और टिक मार्क और नो और क्रॉस मार्क इन ईच स्क्वायर विच प्रोवाइड्स एन इंटरेस्टिंग कंपैरिजन बिटवीन दीज टू फेजेस ऑफ इंडियन सिविलाइजेशन। यहाँ पर ये फर्स्ट अर्बनाइजेशन दिया गया है, यहाँ पर ये सेकंड अर्बनाइजेशन दिया गया। यहाँ पर कुछ चीज़ें बताई गई हैं, हमें यहाँ पर या तो यस लिखना है या नो लिखना है, या फिर राइट टिक करना है या फिर क्रॉस करना है। कैसे इसको समझते हैं, मैं इसको स्टार्ट करता हूँ आयरन से। अभी हमने क्या पढ़ा कि जो आयरन था उसका यूज़, उसकी खोज, उसको इस्तेमाल करना कब शुरू हुआ, सेकेंड जो अर्बनाइजेशन था उसमें, ठीक है, सेकंड अर्बनाइजेशन में। तो यहाँ इसके लिए आप यस लिखेंगे, और फर्स्ट अर्बनाइजेशन में तो इसका यूज़ ही नहीं था तो यहाँ नो लिखेंगे। आई होप अब ये समझ गए आप। अब गंगा प्लेन्स में आते हैं। जो फर्स्ट अर्बनाइजेशन था क्या वो गंगा प्लेन्स में हुआ था? नहीं, तो यहाँ आप नो लिख सकते हैं। चाहे तो आप यहाँ पर क्रॉस भी लगा सकते हैं, आपकी चॉइस है, ठीक है। तो गंगा प्लेन्स के किनारे क्या हुआ था? सेकंड अर्बनाइजेशन, तो यहाँ पर आप यस लिखेंगे, और अगर आप चाहे तो ऐसे टिक भी लगा सकते हैं, वो आपकी चॉइस है, ठीक है। तो मैंने यहाँ पर ये नो लिखा है और यहाँ पर ये यस लिखा है। मोनेस्ट्रीज यानी ये जो मठ होते हैं, ये क्या पुराने समय फर्स्ट अर्बनाइजेशन के टाइम पर थे? नहीं, ये बने सेकंड अर्बनाइजेशन के टाइम पर। लिटरेचर तो दोनों ही टाइम पर था, फर्स्ट अर्बनाइजेशन के समय पर भी और सेकंड अर्बनाइजेशन के समय पर भी। ट्रेड यानी कि जो व्यापार होता था ये भी दोनों के ही समय पर होता था, और वॉरफेयर जो लड़ाइयाँ युद्ध होते थे ये भी दोनों के ही समय पर होते थे। कॉपर और ब्रॉन्ज, देखिए फर्स्ट अर्बनाइजेशन में कॉपर और ब्रॉन्ज का इस्तेमाल शुरू हो चुका था, और सेकंड अर्बनाइजेशन में भले ही आयरन का यूज़ भी हो गया था शुरू, लेकिन कॉपर और ब्रॉन्ज भी तो यूज़ होते थे, तो इसमें भी आप दोनों में यस करेंगे। अब हम पढ़ेंगे द वर्ण जाति सिस्टम, यानी कि वर्ण जाति सिस्टम क्या होता है इसके बारे में अब हम जानेंगे। वी सो अर्लियर यानी कि हम पहले ही पढ़ चुके हैं, हाउ ह्यूमन सोसाइटीज़ ग्रू मोर कॉम्प्लेक्स विद द राइज ऑफ सिविलाइजेशन, यानी जैसे जैसे सभ्यताएं विकसित हुई तो ये जो ह्यूमन सोसाइटीज़ थी ये और ज़्यादा कॉम्प्लेक्स होती गई, ठीक है। वेन एवर दिस हैपन्स, और जब कभी ऐसा होता है, आ सोसाइटी ऑर्गेनाइजेज इट्ससेल्फ इन सेवरल ग्रुप्स, तो इस केस में क्या होता है कि जैसे जैसे सभ्यताएं विकसित होती हैं तो ये जो सोसाइटीज़ होती हैं ये अपने आप को ग्रुप्स में बांटना शुरू कर देती हैं, बेस्ड ऑन क्लास, यानी उनके लाइफस्टाइल के हिसाब से, उनका स्टेटस क्या है उस हिसाब से, ऑक्यूपेशन काम के हिसाब से। जैसे कि जो मेटल्स का काम करते हैं उन्होंने अपने ग्रुप बना लिए। अब जो उस समय के चिकित्सक वगैरह रहे होंगे, जो आज के टाइम पे हम डॉक्टर कहते हैं, उन्होंने अपने ग्रुप्स बना लिए।
या जो लकड़ी का काम करते थे उन्होंने अपने ग्रुप्स बना लिए। और सम अदर क्राइटेरिया, और भी कई क्राइटेरिया ऐसे हो सकते हैं जिनके बेसिस पर अपने अलग अलग ग्रुप सोसाइटीज़ में बनते चले गए। फॉर इंस्टेंस, उदाहरण के लिए, देयर कुड बी डिफरेंट ग्रुप्स कंसर्न्ड विद गवर्नेंस, एडमिनिस्ट्रेशन, रिलीजन, एजुकेशन, ट्रेड, टाउन प्लानिंग, फार्मिंग, क्राफ्ट्स, आर्ट्स एंड ऑल काइंड ऑफ अदर प्रोफेशन। यानी कि ये सब चीज़ें आधार थी, बेस थे ग्रुप बनाने का। गवर्नेंस के लिए कुछ लोगों ने अपने ग्रुप बना लिए, एडमिनिस्ट्रेशन व्यवस्था संभालने के लिए, धार्मिक आधार पर कई लोगों ने अपने ग्रुप बना लिए, शिक्षा के आधार पर, ट्रेड यानी अपने बिजनेस के आधार पर, टाउन प्लानिंग, फार्मिंग, जो किसान थे उनके अपने ग्रुप बन गए, क्राफ्ट्स जो ये आपके कलाकार वगैरह होते हैं या जो कारीगर वगैरह होते हैं, कारीगर, ये कारीगरों ने अपने ग्रुप बना लिए, आर्ट्स वालों ने अपने ग्रुप बना लिए, और भी कई तरीके के प्रोफेशंस थे। तो इस तरीके सोसाइटीज़ में अलग अलग ग्रुप्स बनते चले गए। ठीक है, अब यहाँ पर इस इमेज में आप देख सकते हैं, या देखिए क्या लिखा गया है, अ पैनल ऑफ द सांची स्तूपा। ये सांची स्तूपा का एक आपको यहाँ पर ये दिखाया गया पिक्चर डिपिक्टिंग अ स्मिथी और मैटर वर्कशॉप। यहाँ पर एक मैटर वर्कशॉप है उस समय की, जिसमें देखिए कितने सारे लोग ये काम कर रहे हैं। तो इन लोगों के अपने ग्रुप्स बन गए होंगे। वेयर डिफरेंट वर्कर्स ब्रिंग फायरवुड, वाटर, स्टॉक द फायर, बीट द आयरन एट्सेट्रा। देख रहे हैं किस तरीके से मिलजुल के काम करते थे। तो ये बहुत बड़ा आधार बन जाता था कि आप काम कौन सा करते हैं, उस बेसिस पर भी आपके ग्रुप्स बन जाया करते थे। ठीक है, और जैसा कि अभी हमने कॉइन्स के बारे में पढ़ा था, अ फ्यू पंच मार्क्ड कॉइन्स फ्रॉम वेरियस एंशिएंट सिटीज़ ऑफ नॉर्थ इंडिया। यहाँ पर आप देख सकते हैं कि सब पर कुछ ना कुछ सिंबल बने हुए। तो इस तरीके के कॉइन्स उस समय पर चढ़ा करते थे। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं। यहाँ दिया गया है लेट्स एक्सप्लोर। अब इसमें 2 क्वेश्चंस दिए गए हैं और इन दोनों क्वेश्चन के आंसर्स जब हम जो अगली वीडियो अपलोड करेंगे, यानी कि इस चैप्टर की क्वेश्चन आंसर वाली वीडियो जब आएगी, उस क्वेश्चन आंसर वाली वीडियो में आपको इन दोनों क्वेश्चन के आंसर मिल जाएंगे। फिलहाल हम इन दोनों क्वेश्चंस को रीड कर लेते हैं। वाई शुड अ कॉम्प्लेक्स सोसाइटी डिवाइड इट्सेल्फ इनटू सच ग्रुप्स। तो जैसा कि अभी हमने पढ़ा कि जो कॉम्प्लेक्स सोसाइटी है वो खुद को ग्रुप्स में डिवाइड कर लेती है। तो ऐसा क्यों होता है? थिंक अबाउट सेवरल पॉसिबल फैक्टर्स वाई दिस हैपेंस। हमें बताना है कि ऐसा क्यों होता है। तो इसका आंसर आपको नेक्स्ट वीडियो में मिल जाएगा, क्वेश्चन आंसर वाली वीडियो में। अगला क्वेश्चन, लिस्ट अदर सच प्रोफेशंस यू एक्सपेक्ट इन अ कॉम्प्लेक्स सोसाइटी ऑफ द फर्स्ट मिलेनियम BCE। यानी फर्स्ट मिलेनियम BCE की जो कॉम्प्लेक्स सोसाइटी रही होगी उसमें कौन से ऐसे प्रोफेशन रहे होंगे, आपको लगता है कि उस समय पर कौन से ऐसे प्रोफेशन रहे होंगे जिनके बेसिस पर उस समय पर ग्रुप बनते होंगे, ये भी हमें बताना है। अब इसके बाद देखिए क्या बताया गया है। इन एन आइडियल सोसाइटी ऑल दोज ग्रुप्स वुड कॉम्प्लीमेंट ईच अदर एंड वर्क इन हारमोनी। अब जैसा हमने देखा उस समय पर ये अलग अलग ग्रुप्स बन रहे थे सोसाइटी में। तो आइडियल सिचुएशन तो ये होनी चाहिए कि सोसाइटी में जो ग्रुप्स बन रहे हैं वो एक दूसरे को कॉम्प्लीमेंट करें, एक दूसरे के सहायक बने और हारमोनी के साथ, यानी कि शांति के साथ, सद्भावना के साथ एक दूसरे के साथ मिलजुल कर काम करें, मिलजुल कर रहें। बट मोस्ट ऑफ द टाइम दीज डिविजन्स ऑल्सो लीड टू इनइक्वालिटीज़। लेकिन ज़्यादातर समय हुआ क्या कि ये जो ग्रुप्स बने, ये जो डिविजन्स हुई सोसाइटी में, इनमें इनइक्वालिटीज़ आ गई, असमानता आ गई। सम ग्रुप्स एक्वायर मोर वेल्थ, पावर और इन्फ्लुएंस। यानी कि बहुत से ग्रुप्स तो ऐसे बन गए जिनके पास ज़्यादा धन आ गया, ज़्यादा पावर आ गई, ज़्यादा प्रभावशाली हो गए वो ग्रुप्स दैन अदर्स, दूसरे ग्रुप्स के कंपैरिजन में। इन अदर वर्ड्स, दूसरे शब्दों में, वाइल इक्वालिटी इज़ एन आइडियल दैट ह्यूमन सोसाइटीज़ हैव ऑफन एस्पायर टू। यानी इक्वलिटी होनी चाहिए, ये हमेशा एक महत्वाकांक्षा रही है, वो यही सोच रही होगी लोगों की, जब डिवीज़न हो जाएगी तो इक्वलिटी आएगी। वेरी फ्यू इफ़ एनी हैव एवर अचीव्ड। लेकिन इसको अगर किसी सोसाइटी में ये अचीव हो पाया तो बहुत कम ऐसी सोसाइटीज़ रही होंगी, अगर कोई होंगी भी तो। लेकिन ज़्यादातर यही हुआ कि जब डिवीजन्स हुए सोसाइटी में तो उनमें इनइक्वालिटीज़ आ ही गई। अब आगे हम देखने जा रहे हैं जातियों के बारे में कि जाति का सिस्टम किस तरीके से था। इन इंडिया द सोसाइटी वॉज ऑर्गेनाइज इन अ 2-fold सिस्टम। भारत में जो सोसाइटी थी वो 2-fold सिस्टम में थी। एक एक करके हम दोनों के बारे में जानेंगे। 1 कैटेगरी वॉज द जाति। तो पहले हम देख रहे हैं जाति के बारे में। जाति क्या होती है? अ ग्रुप और कम्युनिटी ऑफ पीपल विद अ स्पेसिफिक प्रोफेशनल ऑक्यूपेशन क्लोजली टाइड टू देयर लाइवलीहुड। यानी कि ऐसे लोगों का ग्रुप जिनका काम धंधा एक ही था, जिनके लाइवलीहुड का यानी जिनके जीवन यापन का तरीका एक ही था, उनके जो ग्रुप बनाए गए वो जाति कहलाए। द स्किल्स दैट डिफाइंड अ पर्टिकुलर जाति, फॉर इंस्टेंस
स्किल इन एग्रीकल्चर, मेटलर्जी, कॉमर्स और एनी क्राफ्ट। यानी आप इनमें से किसी भी काम करने वाले ग्रुप के लोगों को जब जोड़ दिया गया उनको, तो उनसे उनकी जाति बन गई। तो अगर ये कहा जाए आपकी कौन सी जाति है, तो जो एग्रीकल्चर वाले कहते होंगे हम तो भाई किसान हैं, तो ये सब किसान एक जाति के आ गए। जो कारीगर लोग थे वो कहते होंगे हम तो कारीगर लोग हैं, तो वो एक जाति में आ गए। ठीक है, वो जनरली ट्रांसमिटेड फ्रॉम जनरेशन टू जनरेशन। और इनके जो काम थे वो पीढ़ी दर पीढ़ी चलते रहते थे। जो पिता का जो काम होता था वो फिर बेटा संभाल लेता था, फिर आगे उसका बेटा संभाल लेते थे। तो इस तरीके से जातियाँ भी पीढ़ी दर पीढ़ी चलती रहीं। ठीक है, ऑफन अ जाति वुड गेट फर्दर सब डिवाइडेड इंटू सब जातिज। फिर यही जो जातियाँ थी, ये जातिज जो थी ये आगे सब जातिज में डिवाइड हो गई। ठीक है, यानी इनसे और इनके डिविजन्स बन गए। ठीक है, कैसे? ईच ऑफ विच डेवलप्ड कस्टम्स एंड ट्रेडिशन ऑफ इट्स ओन। और इन सब के अपने कस्टम, अपने ट्रेडिशन बन गए। फॉर इंस्टेंस कंसर्निंग मैरिज, रिचुअल्स और फूड हैबिट्स। यानी कि ये जाति तो एक ही रही। अब यहाँ पर मान लीजिए हम किसानों की बात करते हैं, एग्रीकल्चर से रिलेटेड। यहाँ पर ये पहली सब डिवीज़न आई, दूसरी, तीसरी, चौथी, ये सब भी किसान ही है। तो जाति एक ही है, लेकिन उस जाति के बीच में इनके सब डिवीज़न हो गए, यानी और सब जातिस बन गई। इनके डिवीज़न हो गए और सब जातिस बन गई। और इनके कस्टम और ट्रेडिशन अलग होते चले गए, डेवलप होते चले गए। इनके मैरिज के तरीके अलग हो गए, रिचुअल्स, रीति रिवाज अलग हो गए, फूड हैबिट्स अलग हो गई। तो ये सब एक ही जाति से निकली हुई सब जातिज आ गई। तो यह कहा गया था ना टू फोल्ड सिस्टम, एक हो गया जाति और दूसरा हो गया सब जातिज, जो यहाँ पर हमने देखा। अब जाति के बारे में तो हमने पढ़ लिया, अब हम देखेंगे वर्ण, यानी वर्णा क्या होते हैं। अलॉन्ग विद द जाति देयर इज़ अनदर कैटेगरी, एक और कैटेगरी होती है, दैट ऑफ वर्णा। ठीक है, अ कंसेप्ट दैट एमर्ज्ड फ्रॉम वैदिक टेक्स्ट। और ये वर्ण आए, ये कहाँ से आए? वैदिक टेक्स्ट से आए। देयर वर 4 वर्णास, 4 वर्णा थे। ब्राह्मण्स, पहला हो गया ब्राह्मण्स। ब्राह्मण्स वर एंगेज्ड इन प्रिजर्विंग एंड स्प्रेडिंग नॉलेज। तो जो ब्राह्मण्स थे इनका क्या काम होता था कि नॉलेज को प्रिजर्व करके रखते थे, बचा के रखना और फैलाना। एंड इन द परफॉर्मेंस ऑफ रिचुअल्स, और रीति रिवाज करने का काम भी इन्हीं का होता था। फिर सेकंड नंबर पे जो वर्ण आता है वो होते हैं क्षत्रिय। ठीक है, क्षत्रियस वर एक्सपेक्टेड टू डिफेंड द सोसाइटी एंड द लैंड। इनका काम होता था समाज की सुरक्षा करना, ज़मीन की सुरक्षा करना। एंड टू एंगेज इन वॉरफेयर इफ नेसेसरी, और अगर ज़रूरत हो तो युद्ध में भाग लेना, युद्ध करना। फिर आते हैं तीसरे नंबर पे वेश्यास। वेश्यास का क्या काम था? वेश्यास वर सपोज्ड टू इंक्रीज द सोसाइटीज़ वेल्थ थ्रू ऑक्यूपेशन ऑफ ट्रेड। इनका काम था कि जो सोसाइटी की वेल्थ बढ़ाना, धन संपत्ति बढ़ाना, बिजनेस के द्वारा, ट्रेड के द्वारा। ठीक है, अभी तक 3 वर्ण देख लिए हमने, ब्राह्मण्स, क्षत्रिय, वेश्यास। ठीक है, अच्छा एक अभी और चीज़ रह गई है कि जो वेश्यास होते थे इनका काम था समाज का धन बढ़ाना, ट्रेड के द्वारा, बिजनेस के द्वारा और एग्रीकल्चर के द्वारा। ठीक है, फिर फाइनली आते हैं चौथे नंबर पे अब ये शूद्रास। तो 3 हो गए, ब्राह्मण्स, क्षत्रिय, वेश्यास और शूद्रास। शूद्रास वर द आर्टिसंस, क्राफ्ट्स पीपल, वर्कर्स और सर्वेंट्स। तो इनके क्या काम होते थे? कलाकार होते थे, कारीगर होते थे, ये वर्कर्स होते थे और ये सर्वेंट्स का काम करते थे। तो यहाँ पर हमने वर्णा जाति सिस्टम देख लिया। अब यहाँ कुछ फैक्ट बताया गया है, डोंट मिस आउट। यू मे हैव हर्ड द इंग्लिश वर्ड कास्ट। आपने ये इंग्लिश वर्ड कास्ट सुना होगा। इट कम्स फ्रॉम अ पोर्टुगीज वर्ड। ये कहाँ से आया? पोर्टुगीज वर्ड्स कास्टा से आया है। एज पोर्टुगीज ट्रेवल टू इंडिया, पोर्टुगीज ट्रेवलर्स टू इंडिया इन 16th century से ट्राई टू मेक सेंस ऑफ इंडियन सोसाइटी। उन्होंने जब इंडियन सोसाइटी को समझना शुरू किया तो उन्होंने क्या किया? ये जो कास्टा का वर्ड था कास्ट, इसको यूज़ किया। वाइल अ फ्यू स्कॉलर्स कंसिडर कास्ट टू रेफर टू वर्नाज। कुछ स्कॉलर्स, कुछ विद्वान ये मानते हैं कि जो कास्ट वर्ड है ये वर्ना से रिलेटेड है। मोस्ट टेक इट टू अप्लाई टू जातिस। कुछ स्कॉलर्स ये कहते हैं कि जो कास्ट शब्द है ये जाति से रिलेटेड है। येट अदर्स कंसिडर कास्ट टू रेफर टू द होल वर्ना जाति सिस्टम। और कुछ स्कॉलर कहते हैं कि कास्ट का मतलब हो गया, कास्ट जो वर्ड है इसका मतलब वर्ना और जाति दोनों से ही रिलेटेड है। अब आगे बढ़ते हैं, यहाँ देखिए क्या बताया गया है। देयर इज़ हिस्टोरिकल एविडेंस, यानी कि इस बात के ऐतिहासिक सबूत है, बोथ इन टेक्स्ट यानी कि किताबों में लिखे हुए, एंड इंस्क्रिप्शंस। इंस्क्रिप्शंस मतलब जो पत्थरों पे लिखा जाता था या हार्ड सरफेसेस पे लिखा जाता था, ये सारे सबूत हमें मिलते हैं। दैट इन द अर्ली पीरियड, यानी शुरुआती समय में, इंडिविजुअल्स एंड कम्युनिटीज़ चेंज देयर प्रोफेशनल ऑक्यूपेशंस इफ़ सर्कमस्टांसेस डिमांडेड। यानी कि जब ये सब व्यवस्थाएं बन रही थी उस समय पर
ये पॉसिबल था और ये होता था कि अगर कुछ ऐसे हालात बन गए हैं जिसकी वजह से अगर कोई अपने काम को, अपने ऑक्यूपेशन को चेंज करना चाहता है, फिर चाहे वो एक इंडिविजुअल इंसान हो या फिर कम्युनिटी यानी ग्रुप ऑफ पीपल भी अगर अपने काम को चेंज करना चाहते हैं तो वो कर सकते हैं अगर ऐसे सर्कमस्टांसिस बन जाते हैं तो। अब आगे देखते हैं। फॉर इंस्टेंस एग्जाम्पल दिया गया है, अ लॉन्ग ड्रॉट और सम नेचुरल कैलेमिटी कुड फोर्स अ कम्युनिटी ऑफ फार्मर्स टू माइग्रेट टू अ सिटी एंड टेक अप अदर ऑक्यूपेशंस और सम ब्राह्मण्स वो टर्न टू ट्रेड और इवन मिलिट्री एक्टिविटीज़। यानी कि मान लीजिए कि उस समय पर एक ग्रुप ऑफ फार्मर्स है, उस समय की हम बात कर रहे हैं, और अगर उस समय पे एक लंबे समय के लिए ड्राउट आ जाता है और सूखा आ गया, तो वो लोग जाके यानी जो किसान होते थे ये फिर अपने काम को चेंज कर सकते थे, सिटी में जाकर ये दूसरे कामों को भी ये करना शुरू कर सकते थे, या फिर जो ब्राह्मण्स होते थे ये भी ट्रेड स्टार्ट कर सकते थे और इवन ये मिलिट्री एक्टिविटीज़ में भी शामिल हो सकते थे। यानी कि उस समय पर ये फ्लेक्सिबिलिटी थी कि अगर कोई अपने काम को चेंज करना चाहता है तो कर सकता है। आगे देखते हैं। दिस कॉम्प्लेक्स सिस्टम स्ट्रक्चर्ड इंडियन सोसाइटी ऑर्गेनाइज्ड इट्स एक्टिविटीज़ इंक्लूडिंग इकोनॉमिक वंस। यानी कि ये सिस्टम उस समय पर ऐसा चल रहा था कि हमारा समाज इस तरीके से बन रहा था कि हाँ, कि अगर कोई काम चेंज करना चाहे तो कर सकता है, और हमारी जो एक्टिविटीज़ थी इस तरीके से ऑर्गेनाइज, हमारी और जो एक्टिविटी है सोसाइटी थी वो इस तरीके से ऑर्गेनाइज की गई थी। एंड देयर फॉर गेव इट सम स्टेबिलिटी, और इस तरीके से एक स्थिरता चल रही थी। यानी कि उस टाइम पर ये कह सकते हैं कि इतनी कठोरता नहीं थी, फ्लेक्सिबिलिटी थी। ठीक है, कि आप अगर कोई काम कर रहे हैं तो आप उसको चेंज कर सकते हैं। लेकिन बाद में क्या हुआ, इन टाइम हाउ एवर द सिस्टम बिकेम रिजिड। रिजिड मतलब अब ये सिस्टम बहुत कठोर बना दिया गया, यानी इसमें काफ़ी सख्ती कर दी गई। एंड लेड टू इनइक्वालिटीज़ एंड डिस्क्रिमिनेशन टुवार्ड्स द लोअर जातिस। यानी कि इसके बाद समय के साथ साथ ये नियम बहुत सख्त होते गए, इससे असमानता बढ़ती गई, भेदभाव बढ़ता गया लोअर जातिस के प्रति। ठीक है, और सम कम्युनिटीज़ एक्सक्लूडेड फ्रॉम द वर्ना जाति सिस्टम, और कुछ कम्युनिटीज़ को तो वर्ना जाति सिस्टम से बाहर निकाल दिया गया। ठीक है, दिस प्रोसेस विल बी स्टडीड इन अ हायर ग्रेड। जब आप और बड़ी क्लासेस में जाएंगे तो ये जो सब हम पढ़ रहे हैं इनको आप और ज़्यादा डिटेल में पढ़ेंगे। अच्छा, यहाँ पर ये एक चीज़ मैं दोबारा से समझा देता हूँ, ये चीज़ थोड़ी क्लियर हो जाएगी यहाँ से। इन टाइम हाउएवर द सिस्टम बिकेम रिजिड, यानी समय के साथ ये सिस्टम सख्त होता गया। एंड लेड टू इनइक्वालिटीज़ एंड डिस्क्रिमिनेशन। अब ये जो असमानता और डिस्क्रिमिनेशन है किन के प्रति थी, द लोअर जातिस। एक तो लोअर जातिस के प्रति डिस्क्रिमिनेशन और असमानता बढ़ती गई, और किसके प्रति बढ़ती गई, और सम कम्युनिटीज़, उन कम्युनिटीज़ के प्रति जिनको कि वर्ण जाति व्यवस्था से बाहर किया गया था। यानी उस समय पर जो लोअर जातिस थी उनके प्रति भेदभाव बढ़ता गया, उनके प्रति असमानता आती गई, और ऐसी कम्युनिटीज़ जिनको कि वर्ण जाति व्यवस्था से बाहर किया गया था उनके प्रति भी ये जो डिस्क्रिमिनेशन था, ये जो इनइक्वालिटीज़ थी, ये बढ़ती गई। अब आगे बढ़ते हैं। द वर्ना जाति सिस्टम हैज़ हैड अ डीप इम्पैक्ट ऑन इंडियन सोसाइटी। यानी वर्ना जाति सिस्टम का इंडियन सोसाइटी पे, भारतीय समाज पे बहुत ज़्यादा प्रभाव रहा है, बहुत गहरा प्रभाव रहा है। एंड जनरेशन्स ऑफ स्कॉलर्स हैव स्टडीड इट्स काउंटलेस एस्पेक्ट्स। और बहुत सारे स्कॉलर्स पीढ़ी दर पीढ़ी ये इस चीज़ को स्टडी करते आए हैं कि कितना ज़्यादा हमारा जो समाज है वो प्रभावित हुआ है वर्ना जाति सिस्टम से। देयर इज़ अ ब्रॉड एग्रीमेंट दैट द सिस्टम वॉज सिग्निफिकेंटली डिफरेंट। यानी कि जितने भी विद्वान हैं, जो हिस्टोरियन हैं, वो इस बात पर एग्री करते हैं कि जो सिस्टम था जब ये स्टार्ट हुआ था तब ये डिफरेंट था, मोर फ्लेक्सिबल इन पर्टिकुलर, काफ़ी फ्लेक्सिबल था। जैसे ऊपर भी हमने पढ़ा कि उस समय पर अगर कोई काम चेंज करना चाहता था तो कर सकता था, फ्लेक्सिबिलिटी थी इन अर्लियर पीरियड्स, शुरुआती समय में। एंड बिकेम मोर रिजिड विद द पैसेज ऑफ टाइम। जैसे जैसे समय बीतता गया ये और कठोर होता गया और ज़्यादा ये रिजिड होता गया। इन पर्टिकुलर ड्यूरिंग द ब्रिटिश रूल इन इंडिया, और ब्रिटिश रूल में तो ये बहुत ज़्यादा इन चीज़ों में सख्ती आ गई। ठीक है, लेट अस ऑल्सो कीप इन माइंड दैट वाइल वर्ना जाति हैज़ बीन एन इम्पॉर्टेंट मैकेनिज्म एट वर्क इन इंडियन सोसाइटी। हमें यह भी ध्यान में रखना है कि हालांकि ठीक है कि वर्ना जाति सिस्टम का एक इम्पॉर्टेंट मैकेनिज्म था इंडियन सोसाइटी में, लेकिन इट इज़ नॉट दी ओनली वन। लेकिन ये अकेला सिस्टम नहीं था, और भी सिस्टम थे। देयर हैव बीन मैनी अदर्स, और भी सिस्टम थे जिससे कि इंडियन सोसाइटी चलती थी। सम ऑफ विच वी विल एक्सप्लोर लेटर, और कुछ के बारे में हम बाद में पढ़ेंगे, स्पेशली इन द थीम। इसी बुक में जो आगे थीम आएगी, थीम सी, जिसका टाइटल क्या होगा, अवर कल्चरल हेरिटेज एंड नॉलेज ट्रेडिशंस। इसमें हम और ज़्यादा इनके बारे में पढ़ेंगे। यानी कि वर्ना जाति सिस्टम के अलावा और क्या ऐसे सिस्टम थे और क्या चीज़ें थी जो भारतीय समाज को चलाती थी, उनके बारे में आगे हम पढ़ेंगे।
अब आगे बढ़ते हैं। अब इसके बाद दिया गया थिंक अबाउट इट। अब ये एक क्वेश्चन है जिसका कि आंसर आपको क्वेश्चन आंसर वाली वीडियो में मिल जाएगा। पहले इसको पढ़ लेते हैं। यहाँ पर हम इनइक्वालिटीज़ विद इन सोसाइटी कैन एग्जिस्ट इन मैनी फॉर्म्स, यानी जो असमानता होती है, इनइक्वालिटीज़ होती है सोसाइटी में, उसके अलग अलग रूप हो सकते हैं। हैव यू एनकाउंटर्ड एनी इंसिडेंट वेयर यू और एनी वन यू नो माइट हैव बीन मेड टू फील डिफरेंट फ्रॉम अदर्स? क्या कभी आपके साथ ऐसा हुआ है या आपके किसी जानकारी में किसी के साथ ऐसा हुआ है कि उनके साथ इनइक्वालिटी हुई हो, उनके साथ असमानता का व्यवहार किया गया हो? डू यू थिंक इक्वालिटी इज़ डिज़ायरेबल इन अ सोसाइटी? क्या आपको लगता है कि इक्वालिटी यानी समानता होनी चाहिए सोसाइटी में? इफ़ सो वाई, अगर हाँ तो क्यों? हैव यू कम अक्रॉस पीपल और इनिशिएटिव्स दैट लेसन इन इक्वालिटीज़, यानी क्या आप ऐसे लोगों के संपर्क में आए हैं या कभी आपने देखा है कि ऐसे इनिशिएटिव लिए गए हैं, ऐसे कदम उठाए गए हैं जिससे कि असमानता यानी इनइक्वालिटीज़ कम हुई हो? मतलब क्या आप ऐसे लोगों के टच में रहे हैं या ऐसे आपने देखा है कि कोई ऐसे काम कर रहा है जिससे कि इनइक्वालिटी कम हो, ये भी आपको बताना है। तो इसका जो, वैसे तो आप अपने हिसाब से भी इसका आंसर लिख सकते हैं अगर आपका कोई एक्सपीरियंस है तो, लेकिन इसका जो पॉसिबल आंसर है कि क्या आंसर लिखा जा सकता है, वो क्वेश्चन आंसर वाली वीडियो में आपको मिल जाएगा। अब आगे बढ़ते हैं। अब इसके बाद है डेवलपमेंट्स एल्सवेयर इन इंडिया, यानी कि भारत के अलग अलग जगहों पे और कैसे कैसे डेवलपमेंट हो रही थी, इनके बारे में अब हम पढ़ेंगे। इन दिस फर्स्ट मिलेनियम BC, यानी जो फर्स्ट मिलेनियम BC जो अभी हम पढ़ रहे हैं, इंपॉर्टेंट कम्युनिकेशन रूट्स ओपनड अप फॉर पर्पजेज ऑफ ट्रेड, पिलग्रिमेज, मिलिट्री कैंपेन्स एट्सेट्रा। यानी कि इस समय पर नए नए रास्ते बनाए जा रहे थे। किन किन कामों के लिए? ट्रेड के लिए, ठीक है, पिलग्रिमेज जो तीर्थ यात्रा के लिए, और मिलिट्री कैंपेन के लिए, ठीक है। 2 रूट्स बिकेम वाइडली यूज, इनमें से 2 रूट्स ऐसे थे जो बहुत ज़्यादा यूज़ होते थे, एंड आर ऑफन मैंशनड इन द लिटरेचर, और ये उस समय के लिटरेचर में मेंशन किए जाते हैं। पहला क्या था? द उत्तर पथा, इसे उत्तर पथ भी कह सकते हैं, एंड द दक्षिण पथा, यानी कि दक्षिण पथ, एक उत्तर पथ और एक दक्षिण पथ, ठीक है। द फर्स्ट कनेक्टेड, फर्स्ट मतलब ये जो उत्तर पथ है, कनेक्टेड द नॉर्थ वेस्ट रीजन्स टू द गंगा प्लेन्स, ये जो रास्ता था ये नॉर्थ वेस्ट रीजन को गंगा प्लेन से जोड़ता था, और उसके बाद आगे भी बढ़ता था ऑल द वे टू द ईस्टर्न इंडिया, नॉर्थ वेस्ट से गंगा प्लेन्स तक और वहाँ से ईस्टर्न इंडिया तक, इंडिया के ईस्ट तक। और जो दूसरा था, यानी कि ये जो दूसरा था दक्षिण पथ, स्टार्टेड फ्रॉम कौशाम्बी, ये कौशाम्बी से शुरू होता था जो नियर प्रयागराज है। उसके बाद कहा जाता था देन अ कैपिटल ऑफ वन ऑफ द महाजनपदास, ये एक महाजनपदा के कैपिटल तक जाता था, एंड क्रॉस द विंध्या रेंज ऑफ हिल्स को क्रॉस करता था टू प्रोसीड ओवर द वेस्ट साउथ, फिर ये रास्ता साउथ की तरफ जाता था, ठीक है। अब आगे देखते हैं। वी विल रिटर्न टू दीज रूट्स, हम इन रूट्स के बारे में फिर से पढ़ेंगे और डिटेल में पढ़ेंगे व्हेन वी एक्सप्लोर द फॉर्मेशन ऑफ एम्पायर्स इन इंडिया, जब आगे हम इस बारे में पढ़ेंगे कि इंडिया में जो एम्पायर्स, जो ये राज्य बने, ये जो मतलब एम्पायर्स आए, बड़े बड़े राज्य आए, इनकी फॉर्मेशन कैसे हुई। जब हम इसके बारे में पढ़ेंगे कि इंडिया में एम्पायर्स कैसे बने, उस समय पर हम इनके बारे में भी डिटेल में पढ़ेंगे, ये जो रूट्स हमने यहाँ पर देखे हैं। अब आगे बढ़ते हैं। मैनी लेटरल रोड्स ऑल्सो कनेक्टेड विद अदर पार्ट्स ऑफ इंडिया, अब 2 मेन रूट्स तो हमने देख लिए, उसके अलावा भी भारत के अलग पार्ट्स को जोड़ने के लिए भी रोड्स बनाए गए, स्पेशली द इम्पोर्टेंट पोर्ट्स ऑन द वेस्टर्न एंड ईस्टर्न कोस्ट, और भारत के जो वेस्टर्न कोस्ट और ईस्टर्न कोस्ट पे जो पोर्ट्स थे उनकी कनेक्टिविटी के लिए भी रोड्स बनाए गए, विच वर वाइब्रेंट सेंटर ऑफ ट्रेड, और ये जो वेस्टर्न कोस्ट और ईस्टर्न कोस्ट पे जो पोर्ट्स थे, यहीं से तो मेन ट्रेड होता था भारत का, तो इनको रोड्स के द्वारा जोड़ना बहुत ज़रूरी था, इसलिए रोड्स बनाए गए, ठीक है। आगे देखते हैं। इन द ईस्टर्न रीजन, अगर आप ईस्टर्न रीजन में आते हैं, ईस्ट साइड में आते हैं इंडिया के, मेजर सिटीज़ एमर्ज्ड, तो वहाँ पर मेजर सिटीज़ बननी शुरू हो गई, बन गई, सच एज शिशुपालगढ़, जो कि एक नाम दिया गया शिशुपालगढ़, जो आज के डेट में शिशुपालगढ़ के नाम से जाना जाता है, जो कि पार्ट है भुवनेश्वर का, विच वॉज द कैपिटल ऑफ द कलिंगा रीजन, उस समय पर यह कलिंगा का कैपिटल हुआ करता था, एंड फॉलोड अ स्ट्रिक्ट स्क्वायर ग्राउंड प्लान, यहाँ पर कोई स्ट्रिक्ट स्क्वायर ग्राउंड प्लान टाइप कुछ सिस्टम था, विद इम्पोजिंग फोर्टिफिकेशन एंड ब्रॉड स्ट्रीट्स, चौड़ी चौड़ी सड़कें बनाई गई और यहाँ पर किलेबंदी की गई, यानी कि अच्छी सुरक्षा के लिए बड़े बड़े किले, कह सकते हैं किले की दीवारें बनाई गई, ये वहाँ पर सिस्टम चल रहा था। अब आगे बढ़ते हैं। इन द सब कॉन्टिनेंट सदर्न रीजन्स सिटीज़ बिगेन एमर्जिंग फ्रॉम अबाउट 400 BC, यानी कि 400 BCE के दौरान जो सब कॉन्टिनेंट का जो सदर्न रीजन था वहाँ पर और सिटीज़ इस्टेब्लिश होनी शुरू हो गई।
Although recent excavations claim to find some signs of commercial activities going further back, लेकिन जो ये एक्सकेवेशन जैसा कि पहले भी हम आपको बता चुके हैं, खुदाई के दौरान जो सबूत मिलते हैं उनसे पता चला कि इन जगहों पे जो कमर्शियल एक्टिविटीज़ थी वो तो और भी पहले समय से चल रही थी। ठीक है, अराउंड दिस टाइम, यानी कि जो टाइम पीरियड दिया गया अबाउट 400 BC, अराउंड दिस टाइम 3 किंगडम्स एमर्ज, 3 यहाँ पर किंगडम्स एमर्ज हुई, बनी। एक थी चोलास, फिर थी चेराज और फिर थी तीसरी पांड्याज। तो ये 3 जो आपने यहाँ पर देखे किंगडम्स, चोलास, चेराज और पांड्याज, इंडिया का जो सदर्न रीजन था वहाँ पर ये एमर्ज हुई लगभग 400 BCE के आसपास। अब इसके बाद यहाँ पर देखिए क्या बताया गया है। ये पूरा जो पीरियड आप देख रहे हैं ये BCE में है, बिफोर कॉमन एरा। ठीक है, तो ये है 1900 BC। इससे पहले ये देखिए डॉटेड लाइन और पीछे टाइम जा रहा है। इससे पहले का जो टाइम था वो हड़प्पन सिविलाइजेशन का टाइम था। फिर 1200 BC से लेकर इस पीरियड तक लगभग 400 BC तक ये जनपदास का टाइम यहाँ ऐसे है। और यहाँ पर अगर आप देखते हैं ये लगभग 800 BC से लेकर फिर ये महाजनपदास का टाइम आया। ठीक है, और ये 400 BC जो अभी हमने देखा कि यहाँ पर ये जो 3 राज्य हमने देखे थे जो कि एमर्ज हुए, चोलास, चेराज एंड पांड्यास, जो कि इंडिया के साउथ में एमर्ज हुए थे। और यहाँ देखिए क्या बताया गया, टाइम लाइन कवरिंग द पीरियड फ्रॉम 1900 BC टू 300 BC। इसमें आपको एक टाइम लाइन जो दिया गया वो 1900 BC से 300 BC तक का टाइम लाइन यहाँ पर दिखाया गया है। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं। यहाँ पर एक और इमेज दी गई है। ये खुदाई के दौरान जो पुरानी चीज़ें मिली थी वो आप यहाँ पर देख सकते हो। देखिए क्या बताया गया, शेल एंड जेमस्टोन्स इंडस्ट्रीज एट द साइट ऑफ कोडुमनार नियर इरोड, जो कि तमिलनाडु में जब ये खुदाई की गई तो ये बहुत पुराने समय के जो भी हम पीरियड पढ़ रहे हैं उस समय के ये खुदाई में चीज़ें मिली। ये ऑर्नामेंट्स यानी कि ज्वेलरी के रूप में कह सकते हैं। किस तरीके से इनकी इंडस्ट्री रही होगी, कैसे ये वहाँ बनाए जाते रहे होंगे, ये चीज़ें खुदाई के दौरान मिली। इसका सबूत है कि आज से कितने कई हज़ार साल पहले ये उतने पुराने समय में भी इस तरीके की चीज़ें यहाँ पर बनाई जाती थी। अब आगे बढ़ते हैं। अब यहाँ देखते हैं, अपार्ट फ्रॉम आर्कियोलॉजिकल एविडेंस द मोस्ट एंशंट तमिल लिटरेचर मेंशंस दोस किंगडम्स एंड सेवरल ऑफ देयर किंग्स, यानी कि आर्कियोलॉजिकल एविडेंस यानी खुदाई से जो हमें मिला उससे तो पता चलता ही है कि राज्य उस समय पर वहाँ थे, ये किंगडम्स वहाँ पर इस्टेब्लिश हो गए थे। लेकिन इसके अलावा जो पुराने जो तमिल लिटरेचर मिलते हैं बहुत पुराने, उनमें भी इन किंगडम्स के बारे में बताया गया। जो ऊपर हमने पढ़े थे चोलास, चेराज और पांड्यास जो कि साउथ में एमर्ज हुए थे, उनके बारे में तमिल लिटरेचर में भी मेंशन है। Because the southern regions are rich in resources such as precious and semi-precious stones, gold and spices, southern जो रीजन्स है ये हमेशा से बहुत रिच रहे हैं स्टोन्स के मामले में, गोल्ड के मामले में, स्पाइसेस मसालों के मामले में। दे प्रॉफिटेबली ट्रेडेड नॉट ओनली विद द रेस्ट ऑफ इंडिया, ये ना केवल भारत के बाकी हिस्सों के साथ ट्रेड करते थे बट ऑल्सो विद किंगडम्स एंड एम्पायर्स ओवरसीज, बल्कि ये दूर दूर के देशों के साथ भी ट्रेड किया करते थे। यहाँ पर किन की बात हो रही है, सदर्न रीजन्स की बात हो रही है कि ये बहुत ट्रेड किया करते थे भारत के बाकी जगहों के साथ भी और ओवरसीज एम्पायर्स के साथ भी। और इनके पुराने लिटरेचर में ये सब बहुत कुछ मिलता है जो उस समय पर था। अब आगे देखते हैं, बाय 300 और 200 BCE, ये पीरियड बताया गया 300 और 200 बिफोर कॉमन एरा, ऑलमोस्ट द एंटायर सब कॉन्टिनेंट इंक्लूडिंग रीजन्स इन द नॉर्थ ईस्ट वॉज वन वाइब्रेट इंटरकनेक्टेड लैंड, यानी ये सब बहुत ही कनेक्टिविटी, इनकी कनेक्टिविटी बहुत अच्छी थी। यहाँ पर जैसे पूरे इंडिया में बहुत अच्छे से रोड्स बनाए गए थे और हर जगह अच्छी कनेक्टिविटी थी, इवन नॉर्थ ईस्ट तक भी अच्छी कनेक्टिविटी थी। गुड्स एंड कल्चर ट्रैवल्ड फ्रॉम रीजन टू रीजन, यानी कि चीज़ें जो एक दूसरे से एक जगह से दूसरी जगह पहुंचाई जाती थी। इसके अलावा कल्चर भी तो हमारा शिफ्ट होता था, कल्चर भी तो एक जगह से दूसरी जगह पहुंचता था। जब लोग व्यापार के लिए जाते थे, बिजनेस के लिए जाते थे, तो वो अपने कल्चर भी डिस्कस करते होंगे, तो कल्चर भी इस तरीके से एक जगह से दूसरी जगह तक फैलते थे। एंड ऑफन बियॉन्ड इंडिया, और कई बार तो इंडिया से बाहर भी, टू पार्ट्स ऑफ सेंट्रल एंड साउथ ईस्ट एशिया, कहाँ तक, पार्ट्स ऑफ सेंट्रल एंड साउथ ईस्ट एशिया तक भी ट्रेड किया जाता था, बिजनेस किए जाते थे। और हमारा कल्चर या वहाँ पर भी फैला होगा और उनका कल्चर भी यहाँ पर आया होगा। अब आगे बढ़ते हैं। अबाउट द सेम टाइम द महाजनपदास सीज टू एग्जिस्ट, ये वही समय था जब महाजनपदास अब खत्म होने लगे, समाप्त होने लगे। लिविंग द प्लेस टू फ्रेश डेवलपमेंट्स दैट वर गोइंग टू रीशेप इंडिया, और फिर नए डेवलपमेंट्स होने लगे। महाजनपदास का समय खत्म हो गया, नए डेवलपमेंट्स होने लगे और इससे इसने इंडिया को रीशेप किया, यानी आगे और बहुत सारे चेंजेस आए जो कि आगे आने वाले चैप्टर्स में हम पढ़ेंगे।
अब यहाँ पर ये चैप्टर की रीडिंग तो कंप्लीट हो गई है, यहाँ पर समरी दी गई है, इन पॉइंट्स को हम रीड कर लेते हैं। वैसे सब कुछ हम पढ़ चुके हैं। फ्रॉम द एंड ऑफ द सेकेंड मिलेनियम BC, जनपदास रोज इन पार्ट्स ऑफ नॉर्थ एंड सेंट्रल इंडिया. They were smaller states with a raja at the head taking counsel from an assembly of elders. ये सब हम डिटेल में पढ़ चुके हैं. The 16 महाजनपदास were the first organized states of the first millennium BC. ये भी हमने पढ़ा था. They witnessed the second urbanization of India. ये भी हमने डिटेल में पढ़ा था. Which spread in all directions from the Ganga region all the way to South India. तो ये गंगा रीजन से साउथ इंडिया तक फैला. ये भी सब हमने पढ़ा. By 300 BC or so, the महाजनपदास ceased to exist. ये भी अभी हमने पढ़ा था कि 300 BC आते आते जो महाजनपदास थे ये समाप्त होने लगे. सब हम पढ़ चुके हैं. इन द सेम पीरियड अ वास्ट नेटवर्क ऑफ रोड्स कनेक्टेड नॉर्थ एंड साउथ. ये भी हम पढ़ चुके हैं. ईस्ट एंड वेस्ट, नॉर्थ से साउथ, ईस्ट टू वेस्ट, रोड्स के द्वारा कनेक्टिविटी बढ़ती चली गई. एंड इवेंचुअली ऑल रीजन्स ऑफ द सब कॉन्टिनेंट. और फिर पूरे सब इंडिया में हर तरफ अच्छी कनेक्टिविटी बन गई रोड्स की. पीपल गुड्स आइडियाज़ एंड टीचिंग्स, यानी कि लोग, चीज़ें, आइडियाज़ और टीचिंग्स ट्रैवल्ड अलोंग ऑल दोज रोड्स. यानी कि जब लोग जाते थे तो ऐसा नहीं था सिर्फ चीज़ों का ही आदान प्रदान होता था, चीज़ें खरीदी बेची जाती थी. लोग जाते थे, गुड्स इधर उधर होते थे, मतलब चीज़ें खरीदी बेची जाती थी. आइडियाज़ की शेयरिंग होती थी, टीचिंग्स की शेयरिंग होती थी. और ऊपर जैसा हमने देखा कि कल्चर की भी शेयरिंग होती थी. आई होप स्टूडेंट्स आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया होगा. अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया है तो इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन बटन ज़रूर दबाएं जिससे हमारी हर नई वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे. थैंक यू.